सम्राट से प्राप्त वस्तुओं को सावधानीपूर्वक संग्रहित करने के बाद जायन ने इंद्रधनुषी प्रकाश की ओर दृष्टि उठाई और बांस के घने जंगल के एक कोने की ओर शीघ्रता से उड़ान भरी। कुछ ही क्षणों में जायन एक विशालकाय बांस के तने तक पहुंच गया जहां एक फॉर्मेशन फ्लैग गड़ी हुई थी और उसने उसे बाहर खींच लिया। इंद्रधनुषी प्रकाश की अवरोधक परत तत्काल अदृश्य हो गई बिना किसी चिन्ह के। जायन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और जंगल के दूसरे कोने की ओर उड़ चला। थोड़ी ही देर बाद जायन ने सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स और प्लेट्स को असाधारण सावधानी बरतते हुए निकाल लिए और बांस के जंगल को पुनर्तः त्याग दिया। उन्नत पंचतत्व उल्टा फॉर्मेशन की भयानक शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद जायन ने इसे पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान समझ लिया था। जब जायन शांतचित्त होकर बांस के जंगल से बाहर निकला तो उसकी दृष्टि युए सम्राट के चूर्णित शव पर पड़ी जो कुछ आकर्षित करने वाला था। ऐसा प्रतीत हुआ कि इंद्रधनुषी प्रकाश के विलुप्त होते ही वह शरीर धरती पर गिर पड़ा था। जायन ने अपनी भौहें तान ली और एक गहरी सांस ली। तत्पश्चात उसने शव की ओर मुट्ठी आकार की एक अग्नि गेंद प्रक्षेपित की जो उसे राख में परिवर्तित कर गई। जायन को खेद होता यदि इतने असाधारण व्यक्तित्व की राख मृत्यु के पश्चात वायु में उड़ जाती। अतएव जायन ने अपनी स्टोरेज पाउच पर थपकी दी और एक सुनहरी प्रकाश की किरण निकलकर भूमि में एक विशाल गड्ढा खोद डाली। जायन ने फिर अपनी आस्तीन हल्के से लहराई जिससे कोमल वायु प्रवाह ने राख को गड्ढे में झाड़ दिया। अकस्मात श्वेत प्रकाश कौंधा। जैसे ही जायन गड्ढा बंद करने का चिंतन कर रहा था वह ठहर गया। विस्मय से भरा जायन ने हस्त इशारा किया जिससे राख से एक कढ़ाईदार कपड़ा उड़ता हुआ उसके हत्थे में आ गया। ये तो जायन ने जिज्ञासापूर्ण नेत्रों से इसे शीघ्र देखा। ये कढ़ाईदार कपड़ा हल्का पीतवर्ण था और प्राचीनता की छाप लिए हुए प्रतीत हो रहा था। पता न था किस पदार्थ से निर्मित, किंतु यह मन चमकीला प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। जायन को संदेह हुआ कि कढ़ाई वास्तव में एक अस्पष्ट नक्शा ही थी। जायन की जिज्ञासा प्रज्वलित हो उठी और उसने नक्शे की तत्पर जांच आरंभ कर दी। अनेक बार निरीक्षण के बाद वह सर्वथा उदासीन हो गया। कारण ये था कि साविक परीक्षण से निश्चित हो गया कि यह युए राज्य का कोई भूभाग न था क्योंकि यह पुनर्तः अपरिचित था। चित्रण किसी विचित्र भूमि का था, वरन कपड़ा स्पष्टतः क्षत विक्षत और अपूर्ण था। उसे संदेह था कि यह मूल नक्शे का आधा भाग भी तो न था या केवल एक सूक्ष्म टुकड़ा। तथापि चूंकि नक्शा युए सम्राट की राखीकरण के पश्चात ही प्रकट हुआ था, अतः प्रतीत हुआ कि उसने इसे शरीर के भीतर किसी गुप्त विधि से आश्रित किया था। अन्यथा उसके पपेट जंतु प्रारंभ से ही इसे खोज लेते। इससे सूचित होता था कि नक्शा अत्यंत गहन महत्व का था। जायन ने कुछ काल सोचा और फिर क्षतिग्रस्त नक्शे को पंचतत्व रक्तकोर सहित जेड बॉक्स में रखने का निर्णय लिया। अब इस रहस्य को उलझाने का काल न था, उसे शीघ्र अन्य सहयात्रियों को खोजना था। आखिरकार युए सम्राट की मृत्यु के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली उथल पुथल अत्यंत जटिल होगी। जब जायन कोल्ड पैलेस के समक्ष चेन कियारा और अन्य सहचारियों तक पहुंचा तो उसे कुछ विपरीत समाचारों का सामना करना पड़ा। उन्होंने ब्लैकफीएन स्कूल मास्टर के निजी कक्ष में वो सूरज का मृतदेह खोज लिया था। वह भली भांति हाल ही में रक्त बलि के रूप में प्राण त्याग चुका था और उसका रक्तसार पुनर्तः अवशोषित हो चुका था। जब जायन ने ये सुना तो वह विह्वल हो उठा, किंतु तत्काल कटुहास्य के साथ मौन धारण कर लिया। ब्लैकफीएन स्कूल संबंधी इस घटना के कारण उसके अपने संप्रदाय के अनेक फाउंडेशन स्थापना कल्टिवेटरों की मृत्यु हो चुकी थी। जब जायन लौटेगा तो उसके गुरु ली हरियाणा निश्चय ही उसे अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से न देखेंगे। आखिरकार यह विवाद उसके ही कारण भड़का था। असहायता की भावना में डूबकर जायन ने स्पष्टतः परिणाम संभालने की जिम्मेदारी चेन कियारा और जोंग वीना को सौंप दी। फिर एक बहाना बनाकर सबसे पहले किन निवास पर प्रस्थित हो गया। तथापि जायन को पुनर्तः अप्रत्याशित लगा कि लौटते ही उसे एक अप्रत्याशित आगंतुक का सामना करना पड़े। मार्शल अंकल जायन को प्रणाम। कढ़ाईदार वस्त्रधारी एक मध्यमायु पुरुष ने अभिवादन किया। मार्शल नेफ्यू माँ, आप इतनी प्रेरी रात्रि में मुझे क्यों खोजने आए? क्या कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है? जायन की नेत्र ज्योति में भ्रम की चमक प्रज्वलित हुई। युए के निषिद्ध नगरी से अभी अभी लौटे जायन को अपेक्षा न थी कि यूजिंग से संप्रदाय संपर्ककर्ता शिष्य उसके आंगन में उसका प्रतीक्षारत मिले, वरन शिष्य काफी काल से प्रतीक्षा में प्रतीत हो रहा था। मार्शल अंकल, मुझे अभी एक आदेश प्राप्त हुआ है। सभी फाउंडेशन स्थापना शिष्यों को सीमा पर सेवन संप्रदायों के मुख्य छावनी में शीघ्र पहुंचना अनिवार्य है। शत्रु ने युद्ध की अंतिम चेतावनी प्रेषित की है। 2 मासों में 6 डेविल डाउ संप्रदायों और युए के सेवन संप्रदायों के मध्य सर्वोच्चता हेतु महायुद्ध होगा। इसके लिए समस्त जनबल को युद्धभूमि पर लौटना है। साथ ही मार्शल एंसेस्टली ने आपको संदेश भेजा है। कढ़ाईदार वस्त्रधारी पुरुष ने गंभीर स्वर में कहते हुए एक वारंट और जेड स्लिप जायन को सौंप दी। जब जायन ने ये सुना तो वह हल्का सा स्तब्ध हुआ, किंतु शांत भाव बनाए रखते हुए दोनों वस्तुओं को ग्रहण कर सावधानीपूर्वक जांचने लगा। वारंट के आदेश ठीक वैसे ही थे जैसे वर्णित। मिशनरत सभी फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटरों को वारंट प्राप्ति के 1 मासांतर्गत सीमा छावनी में संग्रहित होना था और निर्णायक युद्ध की तिथि पूर्व निर्धारित थी।
वारंट के अंतिम आध्यात्मिक हस्ताक्षर प्रामाणिक थे। वारंट पठन समाप्त कर जायन ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय जेड स्लिप में प्रवेशित की। उसमें ली हरियाणा का एक खोखला प्रतिबिंब उद्भासित हुआ और सादृश शब्दों में बोला। उसने केवल निर्देश दिया कि जायन को किन निवास की रक्षा अब न करनी तथा जायन एवं उसके अन्य शिष्यों को सीमा पर लौटना है। उसे पूर्व ही सूचना मिली थी कि डेविल डाउ की हुए राज्य के लौकिक जगत में घुसपैठ कर उपद्रव रचने की योजना किसी अज्ञात हेतु रद्द हो चुकी है। जब जायन ने ली हरियाणा के खोखले प्रतिबिंब के इन अल्प शब्दों को सुना तो वह रक्तोत्सर्ग की सीमा तक व्यथित हो गया। जायन ने हृदय की उदासी को दृढ़तापूर्वक दाबा और स्लिप से चेतना प्रत्याह्वान की। कुछ क्षण चिंतन के बाद जायन ने हस्तस्थ वस्तुओं को देखते हुए कहा, वारंट और जेड स्लिप यहीं छोड़ दो, मैं अन्यों को सूचित कर दूंगा। मध्यमायु पुरुष ने थोड़ा संकोच किया किंतु सम्मानपूर्वक बोला, तब सीनियर अंकल को कष्ट होगा। फिर वह प्रस्थित हो गया। जायन ने और न कहा तथा पुरुष के प्रस्थान को देखा। तत्पश्चात धीमे से श्वास त्यागी और मंदगति से अपने कक्ष में लौटा। द्वितीय दिवस प्रातः जायन और अन्य मेहमान सभा में विराजमान हो यूजिन त्याग पर विमर्श कर रहे थे। सीमा छावनी प्रस्थान एवं महासंग्राम भागीदारी से पूर्व मुझे प्रथम अपने कुल का दर्शन अनिवार्य है, अतः मैं सबके साथ संयुक्त यात्रा न कर सकूंगी। वारंट पठन के शीघ्र बाद चेन कियारा ने ओष्ठ काटते हुए कहा, मुझे सीनियर मार्शल ब्रदर लियू के अवशेष उनके कुल को प्रेषित करने हैं। जोंग वीना ने क्लांत मुद्रा एवं लालिमयुक्त नेत्रों से कहा, यद्यपि स्पष्ट न कहा गया तथापि समस्त अन्य निश्चय ही एकाकी यात्रा का आशय रखते थे। मेरा कोई पूर्वनियोजित कार्य न, अतः जूनियर मार्शल ब्रदर जायन के साथ यात्रा करूंगा। सोंग मेनका ने सरलता से कहते हुए पड़ोस में विराजमान जायन के कंधे पर प्रहार किया। फोर्थ सीनियर मार्शल ब्रदर, असंभव, मेरे भी कुछ वैयक्तिक कार्य हैं। जायन ने पूर्वनियोजित योजनाओं के कारण हल्की मुस्कान सहित सोंग मेनका को अस्वीकार किया। तो भूल जाओ। सोंग मेनका अत्यंत निराश प्रतीत हुआ। क्या मैं जूनियर मार्शल ब्रदर सोंग का साथ दूं? चेन कियारा के एकमात्र जीवित सीनियर मार्शल ब्रदर ने मुस्कुराते हुए सोंग मेनका से कहा। सोंग मेनका का उत्साह तत्काल प्रज्वलित हो गया। अब पथिकता में संकेत विनिमय का साथी मिलेगा। जब जायन ने ये दृश्य देखा तो वह अंतर्मन से हंस पड़ा। उसे कल्पना न थी कि इतने रक्तरंजित युद्ध के पश्चात भी उसके फोर्थ सीनियर मार्शल ब्रदर अपरिवर्तित रहेंगे। इस प्रकार सर्वों ने तृतीय दिवस प्रातः अलग अलग पद ग्रहण करने पर सहमत हुए। संध्या की देर तक जायन ने किन्यामिनी को सूचित कर दिया था कि संकट विगत हो चुका है तथा वह परवासिनी प्रस्थित होगा। किन्यामिनी ने समाचार पर असीम हर्ष प्रकट किया किंतु शीघ्रता से जायन को अतिथि रूप में रहने के हेतु कुछ वचन कहे। जायन ने हल्की मुस्कान सहित अस्वीकार किया, अतः किन्यामिनी को विषय छोड़ना पड़ा। किन्यामिनी से संवादोत्तर जायन अपने निवास को लौटा, किंतु अपेक्षा न थी कि प्रतिगमन पथ के अनिवार्य उद्यान में सफेद वस्त्रधारी चेन कियारा का पीठा प्रधान सामना हो। वह पुष्पालोक की सराहना कर रही थी तथा संयोगवश उसके मार्ग को अवरुद्ध किए हुए थी। इस दृश्य को देखकर जायन थोड़ा आश्चर्यग्रस्त हुआ तथा मौनवत पारगमन को लज्जाजनक पाया। सीनियर मार्शल सिस्टर चेन, क्या संयोग है? जायन को अनौपचारिक भेद पारित करने से श्रेयस्कर लगा। तथापि चेन कियारा ने अचानक पीठ सीधी की तथा फूलसी मुद्रा में जायन मुखी घूमी। संयोग नहीं, मैं यहीं आपका प्रतीक्षारत थी। चेन कियारा ने बादामाकार ओष्ठों को अल्प खोलते हुए कहा। जटिल भावभंगिमा सहित उसने शरतकलिक नेत्रों से जायन को दृष्टि बांध ली। प्रतीक्षा मेरी? जायन स्तब्ध प्रतीत हुआ। यद्यपि कारण अज्ञात तथापि हृदय में कटुता एवं आनंद दोनों का सनाद हुआ। कुछ क्षण मौन के पश्चात चेन कियारा ने कुछ वचन कहे जो जायन को आश्चर्य विह्वल कर गए। सुना है यूजिन बाह्य व्हाइट क्राइसेंथेमम पर्वत अत्यंत रमणीय है तथा सन्निकट चमत्कारों में प्रधान। क्या जूनियर मार्शल ब्रदर जायन मेरे साथ दर्शनार्थ जाएंगे? हाँ, जायन ने प्रथमतः अस्वीकार का मन बनाया था किंतु नेत्रों की करुणा देख सहज सहमति दे दी। क्या ये देवक्रीड़ा थी? चेन कियारा ने जायन की स्वीकृति सुनकर चेहरा लज्जारक्त में किया। हर्षपूर्ण भाव प्रकट हुआ जो उसकी अप्रतिम सुंदरता को पूरक बना। बहुत उत्तम जूनियर मार्शल ब्रदर जायन, चलें अभी। सूर्यास्तोत्तर प्रतीक्षा में कुछ दृश्य न रहेगा। जैसे ही जायन ने चेन कियाओकियान के साथ जाने की सहमति दी उसे तुरंत हल्का पछतावा हुआ। वह पहले ही स्पष्ट निर्णय ले चुका था कि इस महिला के साथ अब कोई उलझन नहीं रखेगा, लेकिन अब किसी अज्ञात कारण से उसने उसके साथ जाने का वादा कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वह उतना दृढ़ निश्चयी नहीं था जितना वह सोचता था। जायन ने भीतर ही भीतर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तो सीनियर मार्शल सिस्टर मेरे डिवाइन विंड बोर्ड पर मेरे साथ चलें। हम बहुत तेजी से वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा कहते हुए जायन ने अपना बेदाग सफ़ेद डिवाइन विंड बोर्ड निकाला और चेन कियाओकियान को बुलाया। जब चेन कियाओकियान ने यह इशारा देखा तो वह मधुर मुस्कान के साथ बिना किसी आपत्ति के बोट में सवार हो गई। उड़ान के एक क्षण बाद जायन चेन कियाओकियान को यूएजिंग की प्रसिद्ध व्हाइट क्राइसेंथेमम पर्वत पर ले गया। पर्वत गेंदे के विभिन्न प्रकार के फूलों से ढका हुआ था जिनमें अधिकांश सफ़ेद थे।
दृश्य वास्तव में मंत्रमुग्ध करने वाला था। जायन की अपेक्षाओं के विपरीत चेन कियाओकियान पर्वत पर पहुंचने के बाद उससे बात नहीं की। वे केवल छोटी पर्वतीय पगडंडी पर अपने अपने काम में लगे चलते रहे। के मुद्रा में जायन मुखी घूमी। संयोग नहीं, मैं यहीं आपका प्रतीक्षारत थी, चेन कियारा ने बादामाकार ओष्ठों को अल्प खोलते हुए कहा। जटिल भावभंगिमा सहित उसने शरतकलिक नेत्रों से जायन को दृष्टि बांध ली। प्रतीक्षा मेरी? जायन स्तब्ध प्रतीत हुआ। यद्यपि कारण अज्ञात, तथापि हृदय में कटुता एवं आनंद दोनों का सनाद हुआ। कुछ क्षण मौन के पश्चात चेन कियारा ने कुछ वचन कहे जो जायन को आश्चर्य विह्वल कर गए। सुना है यूजिंग बाह्य व्हाइट क्राइसेंथेमम पर्वत अत्यंत रमणीय है तथा सन्निकट चमत्कारों में प्रधान। क्या जूनियर मार्शल ब्रदर जायन मेरे साथ दर्शनार्थ जाएंगे? हाँ, जायन ने प्रथमतः अस्वीकार का मन बनाया था, किंतु नेत्रों की करुणा देख सहज सहमति दे दी। क्या ये देवक्रीड़ा थी? चेन कियारा ने जायन की स्वीकृति सुनकर चेहरा लज्जारक्त में किया। हर्षपूर्ण भाव प्रकट हुआ जो उसकी अप्रतिम सुंदरता को पूरक बना। बहुत उत्तम, जूनियर मार्शल ब्रदर जायन। चलें अभी, सूर्यास्तोत्तर प्रतीक्षा में कुछ दृश्य न रहेगा। जैसे ही जायन ने चेन कियाओकियान के साथ जाने की सहमति दी, उसे तुरंत हल्का पछतावा हुआ। वह पहले ही स्पष्ट निर्णय ले चुका था कि इस महिला के साथ अब कोई उलझन नहीं रखेगा, लेकिन अब किसी अज्ञात कारण से उसने उसके साथ जाने का वादा कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वह उतना दृढ़ निश्चयी नहीं था जितना वह सोचता था। जायन ने भीतर ही भीतर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तो सीनियर मार्शल सिस्टर मेरे डिवाइन विंड बोर्ड पर मेरे साथ चलें। हम बहुत तेजी से वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा कहते हुए जायन ने अपना बेदाग सफ़ेद डिवाइन विंड बोर्ड निकाला और चेन कियाओकियान को बुलाया। जब चेन कियाओकियान ने यह इशारा देखा तो वह मधुर मुस्कान के साथ बिना किसी आपत्ति के बोट में सवार हो गई। उड़ान के एक क्षण बाद जायन चेन कियाओकियान को यूएजिंग की प्रसिद्ध व्हाइट क्राइसेंथेमम पर्वत पर ले गया। पर्वत गेंदे के विभिन्न प्रकार के फूलों से ढका हुआ था, जिनमें अधिकांश सफ़ेद थे। दृश्य वास्तव में मंत्रमुग्ध करने वाला था। जायन की अपेक्षाओं के विपरीत चेन कियाओकियान पर्वत पर पहुंचने के बाद उससे बात नहीं की। वे केवल छोटी पर्वतीय पगडंडी पर अपने अपने काम में लगे चलते रहे। केवल जब वे कभी कभी कोई विशेष रूप से मनोरम दृश्य देखते तभी वे एक क्षण के लिए रुकते। जायन ने बात नहीं की और उसके पीछे चलता रहा, उदासीनता से उसके आकर्षक शरीर को बिना किसी लज्जा के घूरता रहा। 2 घंटे बाद चेन कियाओकियान पर्वत की चोटी पर पहुंच गई और जायन को एक छोटे मंडप के किनारे खड़ा करके देखा। उस क्षण चोटी पर केवल दोनों ही थे, कोई यात्री भी नहीं। चूंकि दोनों बात करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वातावरण अत्यंत शांत था। अज्ञात था कि यह सूक्ष्म मूड कितने समय तक चला। तब चेन कियाओकियान ने हल्के शब्दों में इसे तोड़ा। जूनियर मार्शल ब्रदर जायन, महायुद्ध समाप्त होने के बाद मुझे डर है कि मुझे शादी के लिए भेज दिया जाएगा। उन शब्दों को सुनकर जायन अपना सिर झुका न सका और आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट की। दूल्हा महान किन भिक्षु कबीले का सीधा वंशज शिष्य है, हेवनली इंपीरियल फोर्ट्रेस का शिष्य और हाल ही में फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करने वाला भिक्षु। मैंने उसे कई बार देखा है और वह ठीक लगता है। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो वह मेरे चेन कबीले में शादी करेगा और मेरा दाव साथी बनेगा। चेन कियाओकियान ने शांतिपूर्वक कहा और जायन के आश्चर्य की उपेक्षा की। एक क्षण बाद जायन का आश्चर्य धीरे धीरे कम हुआ और कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने विनम्रता से कहा, तो मुझे सीनियर मार्शल सिस्टर चेन को उपयुक्त विवाह साथी मिलने पर बधाई देनी चाहिए। जूनियर मार्शल ब्रदर बाद में निश्चित रूप से उपहार तैयार करेगा। जैसे ही जायन बोलना शुरू हुआ, स्पष्ट हो गया कि चेन कियाओकियान उसके शब्द सुनने की इच्छुक नहीं थी। वे शब्द वे नहीं थे जो वह सुनना चाहती थी। वह एक क्षण कांपी, फिर एक डिस्क आकार का उड़न जादुई उपकरण निकाला और ठंडे चेहरे के साथ उड़ गई। चेन कियाओकियान को दूर गायब होते देखकर जायन गतिरहित खड़ा रहा, ठंडी अभिव्यक्ति के साथ। लंबे समय बाद उसने लंबी सांस ली और उदास होकर उड़ गया। भले ही जायन ने चेन कियाओकियान के बारे में पहले ही निर्णय ले लिया था, लेकिन जब उसे उसके विवाह की इच्छा का सामना करना पड़ा तो वह अभी भी हताश महसूस कर रहा था। यह शायद सभी पुरुषों की एक सामान्य कमजोरी थी। भले ही उन्हें भिक्षु कहा जाए, उनके पास सांसारिक मनुष्यों जैसी ही भावनाएं थीं। जायन ने खुद का मजाक उड़ाते हुए किन निवास की ओर उड़ान भरी। निवास लौटने पर जायन को दूसरों से पता चला कि चेन कियाओकियान पहले ही प्रस्थान कर चुकी है, अपनी यात्रा जल्दी शुरू कर दी है। जब जायन ने ये सुना तो उसके हृदय में कड़वी हंसी आई। ऐसा लग रहा था कि उसने चेन कियाओकियान को बहुत निराश किया था और अब वह किसी और से शादी करने के लिए अपना हृदय तैयार कर रही थी। भले ही वह थोड़ा उदास था, लेकिन जायन साधारण प्रकार का नहीं था। साधारण अभिव्यक्ति के साथ उसने सिर हिलाया और दूसरों के साथ थोड़ी देर और मजाक किया। इस तरह दूसरे दिन की सुबह आ गई और अन्य किन निवास छोड़ गए। जायन आखिरी भिक्षु था जो बचा। यात्रा पर निकलने से पहले वह मो फैंगवू से गुप्त रूप से मिलने गया। आखिरकार वे परिचित थे और वह उससे विदाई लेना चाहता था।
लेकिन जब वह उसके घर के बाहर पहुंचा तो खिड़की से मो फैंगवू को देख लिया, जिससे उसका मन बदल गया। क्योंकि मो फैंगवू लगभग 50 वर्ष की एक वृद्ध महिला के साथ थी जो जोर जोर से शास्त्र पढ़ रही थी। वह पूरी तरह शांत लग रही थी। जायन ने चुपचाप एक क्षण देखा, फिर अंततः उसे परेशान न करने का फैसला किया। वह मुड़ा और चुपके से चला गया। इस विशेष लड़की के प्रति शायद न मिलना ही बेहतर हो। शायद उन दर्दनाक स्मृतियों की याद न दिलाए बिना शांतिपूर्ण जीवन जीना उसके लिए सबसे अच्छा है। जायन ने उदासी से सोचा। फिर जायन युएजिंग छोड़कर पहले जिया युआन सिटी गया। चूंकि उसने मो एस्टेट का बदला लेने का वादा किया था, इसलिए वह सोचता था कि दौरा करके देख ले। भले ही डेविल दाव ने परेशानी न मचाई हो, लेकिन वह अनुमान लगाता था कि आगामी महायुद्ध के कारण जिया युआन सिटी में वर्तमान में कोई उच्च स्तरीय भिक्षु नहीं होंगे। उसे केवल रेनबो संप्रदाय के संप्रदायाध्यक्ष को गुप्त रूप से मारना था। भले ही वह स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के कुछ शिष्यों को क्रोधित कर दे, वे यह नहीं जान पाएंगे कि यह उसका काम था। रेनबो संप्रदाय को परेशान करने के अलावा वह देखना चाहता था कि सन एर्गु 4th लेवल गैंग को कैसे संभाल रहा है। उसने कई वर्ष पहले ये बैकअप प्लान छोड़ा था और अब वह देखना चाहता था कि क्या यह अभी भी उपयोगी है। इस विचार के साथ जायन अपने डिवाइन विंड बोर्ड पर जिया युआन सिटी की ओर दौड़ा। जिया युआन सिटी में आखिरी बार वह 10 वर्ष से अधिक पहले आया था। हालांकि कई स्मृतियां उसके मन में अभी भी जीवंत थीं और गहरी छाप छोड़ गई थीं। 5 दिनों बाद जिया युआन सिटी में एक प्राचीन रेस्तरां के सामने एक युवक प्रकट हुआ। वह सड़क के किनारे खड़ा होकर आंखें सिकुड़ते हुए रेस्तरां के साइन बोर्ड को देख रहा था। अजीब अभिव्यक्ति वाला यह व्यक्ति शहर में अभी अभी प्रवेश करने वाला जायन था। वहां थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उसने आह भरी और शांतिपूर्वक अंदर चला गया। वह दूसरे मंजिल पर गया और देखा कि कई वर्ष पहले जिस खिड़की वाली मेज पर वह बैठा था वह खाली थी। जायन खुशी से बिना हिचकिचाहट के उसके पास गया। जैसे ही वह बैठा, एक वेटर ने विनम्रता से उसकी मेज साफ की और पूछा कि वह क्या ऑर्डर करेगा। जायन ने हल्की मुस्कान के साथ कुछ स्वादिष्ट स्टार्टर्स ऑर्डर किए और वेटर को ऑर्डर देने भेज दिया। हालांकि वह केवल स्वादिष्ट भोजन की इच्छा पूरी करने नहीं आया था। इस विचार के साथ जायन ने अपनी नज़र खिड़की के बाहर मोड़ दी। मो एस्टेट का विशाल निवास अभी भी वैसा ही था और उसके द्वार पर एक बलशाली व्यक्ति खड़ा था। हालांकि द्वार पर लगा विशाल साइन बोर्ड अब मो निवास नहीं बल्कि बड़े सुनहरे अक्षरों में ली निवास लिखा हुआ था। धूप में चमकते ली निवास साइन बोर्ड को देखकर जायन अनजाने में अपनी भौं सिकोड़ ली। जिसे उसने सुना था रेनबो संप्रदायाध्यक्ष का उपनाम ली था। ऐसा लगता था कि वे अब अपने पराजित शत्रु के घोंसले पर कब्जा कर चुके हैं। पता नहीं क्यों ली निवास साइन बोर्ड देखकर जायन को विशेष रूप से परेशानी हुई। उसे पहले वाला मो निवास साइन बोर्ड थोड़ा अधिक मनभावन लगता था। जैसे ही जायन विचारों में खोया था, उसके व्यंजन वेटर द्वारा लाए गए और साथ ही नीचे के मंजिल से हंसी मजाक की आवाजें सुनाई दीं। कई कढ़ाईदार रेशमी कपड़े पहने युवक सीढ़ियों से ऊपर आए, उनके बलशाली रक्षक पीछे पीछे। वे किसी कुलीन परिवार के युवराज लग रहे थे। इन युवराजों में एक ऐसा पतला व्यक्ति था जो हवा में उड़ सकता था। उसने आकस्मिक रूप से मंजिल पर नजर डाली और वेटर को असभ्यता से बुलाया। वेटर अभिमान से दौड़कर आया और मोहक मुस्कान के साथ हेस्टली बोला, यंग मास्टर क्षया, कोई निर्देश? दुकानदार को बुलाओ, आज हम एक सम्मानित अतिथि को भोजन कराने जा रहे हैं। तीसरी मंजिल पर सभी को चले जाने दो, हम नुकसान की भरपाई करेंगे। ये पतला व्यक्ति काफी अभिमानी ढंग से बोला। वेटर ने कोई असंतोष नहीं दिखाया, बार बार सिर हिलाया, फिर दुकानदार को सूचित करने दौड़ा। थोड़ी देर बाद एक 40 वर्षीय व्यक्ति आया। जैसे ही उसने पतले व्यक्ति को देखा, वह तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी मांग मान गया। फिर वह वेटर को लेकर तीसरी मंजिल पर गया और पहले से मौजूद ग्राहकों से माफी मांगने लगा। पता नहीं ये दुकानदार स्वाभाविक रूप से इतना कुशल था या ये युवराज वास्तव में बहुत बड़ा बैकग्राउंड रखता था। ज्यादा देर नहीं हुई, तीसरी मंजिल के सभी ग्राहक अपना बिल चुकाकर चले गए। किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। जायन ने सुस्ती से देखा, फिर अपनी नज़र खिड़की के बाहर व्यस्त सड़कों पर लौटा दी। नया आया केवल एक सांसारिक युवराज था, अपने कबीले की शक्ति पर अभिमान करने वाला, जो हर जगह आम है। जायन को उसमें बिल्कुल रुचि नहीं थी। उस क्षण प्रभारी युवक यंग मास्टर क्षया ने संतुष्टि से सिर हिलाया और नीचे उतर गया। बाद में नीचे से पैरों की आवाजें आईं। इस बार जायन चौंक गया और अनायास सिर घुमाकर घूरने लगा, क्योंकि उन भारी पैरों की आवाज़ों के बीच हल्की सी पंख जैसी पैरों की थाप सुनाई दे रही थी। केवल किंगफू का अभ्यास किसी स्तर तक करने वाला जियांगबहू योद्धा ही ऐसी नियंत्रण प्रदर्शित कर सकता था। इससे जायन की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। एक सुसंस्कृत और शालीन युवक को युवराजों ने दूसरे मंजिल पर एस्कॉर्ट किया गया। 30 वर्षीय इस युवक का रूप अत्यंत आकर्षक था। उसकी हल्की मुस्कान देखकर किसी को भी अत्यंत अनुकूल प्रभाव पड़ता, मानो वसंत पवन का स्पर्श हो गया हो। वे लगभग मौन पैरों की थापें इसी युवक से आ रही थीं।
युवक और युवराज आपस में हंसी मजाक करते हुए दूसरे मंजिल पर अपनी नजरें घुमा रहे थे। चूंकि जायन का साधारण रूप उनकी निगाह में नहीं आया, इसलिए वे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह युवक वही तथाकथित सम्मानित अतिथि था। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, सेवकों की एक धारा स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को लाते हुए आई। भोजन पहुंचाने के बाद सेवक और रक्षक नीचे उतर गए। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी बातचीत दूसरों को सुनना नहीं चाहते थे। इसे देखकर जायन की रुचि जागृत हो गई और उसने गुप्त रूप से अपनी आध्यात्मिक चेतना ऊपर विस्तारित की, जिससे उसे उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। सीनियर ब्रदर ली, सौभाग्य है कि आप आ गए, वरना हम भयानक संकट में फंस जाते। आपका यहाँ आने को सहमत होना हमें सम्मान प्रदान करता है। आइए, ब्रदर ली के सम्मान में एक कप पिएं। पतले युवक की आवाज़ कृतज्ञता से परिपूर्ण थी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे बाहरी लोग हमरे रेनबो संप्रदाय की नज़रों के नीचे किसी को उठाने की हिम्मत जुटा बैठे। इस प्रकार वे हमारे संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और मैंने केवल वही किया जो किया जाना चाहिए था। आकर्षक युवक ने विनम्रता से कहा। वह काफ़ी विनम्र और मैत्रीपूर्ण प्रतीत हो रहा था। रेनबो संप्रदाय और सीनियर ब्रदरली शब्द सुनते ही जायन ने हल्का आश्चर्य प्रकट किया। क्या इतना बड़ा संयोग हो सकता है? मैं पहले ही रेनबो संप्रदाय से जुड़े किसी व्यक्ति से टकरा गया। जायन स्तब्ध रह गया। भले ही इसे किसी भी प्रकार से कहा जाए, यदि आप न होते तो हम बड़े खतरे में पड़ जाते। भविष्य में यदि सीनियर ब्रदर ली को कोई सहायता चाहिए तो हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। एक अन्य युवराज ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। इन ब्रदर्स की दयालु भावनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद। हालांकि जो व्यक्ति आपको सभी को अपहरण करने का प्रयास कर रहा था वह जियांगहू में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अवश्य होगा, वरना वह जिया युआन सिटी जैसे स्थान पर कार्य करने की हिम्मत न करता। आकर्षक युवक ने विषय बदल दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। वे अपहरणकर्ता अत्यंत उग्र थे। मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन जब आंखें खुली तो मैं पहले ही किसी अन्य स्थान पर पहुंच चुका था। उस क्षण मैं वास्तव में भयभीत हो गया था। सौभाग्य से हमारे बुजुर्गों ने आपके सम्मानित पिता को ढूंढ लिया, वरना हम बहुत भारी मूल्य चुकाते। पतला युवक भयावहता से बोला। वास्तव में सर वांग और अन्यों ने वास्तव में नहीं ढूंढा। ली उपनाम वाला युवक और बाकी बातचीत जारी रखते रहे। उनकी बातचीत के संक्षिप्त शब्दों से जायन को पूरी घटना का सामान्य अनुमान लग गया। इन प्रतिष्ठित युवराजों का अपहरण किसी जियांगहू विशेषज्ञ ने कर लिया था, इसलिए उनके बुजुर्ग घबराकर रेनबो संप्रदाय से सहायता मांगने पहुंचे। ये युवक रेनबो संप्रदायाध्यक्ष का पुत्र होना चाहिए जो शीघ्रता से उनकी रक्षा के लिए आया। अब इस युवा संप्रदायाध्यक्ष को धन्यवाद देने के लिए भोज का आयोजन हो रहा था। जायन खिड़की से बाहर उदासीनता से देखते हुए युवराजों की युवा संप्रदायाध्यक्ष की चापलूसी से रेनबो संप्रदायाध्यक्ष संबंधी कोई उपयोगी सूचना छान रहा था। थोड़ी ही देर में पतले युवक ने सम्मानपूर्ण शब्द कहे जिनसे जायन का हृदय उत्साह से थर्रा उठा। सीनियर ब्रदर ली, सुना है कि ली संप्रदायाध्यक्ष का 60वां जन्मदिन निकट है। वे उम्र के बावजूद हृष्ट-पुष्ट और स्फूर्तिवान हैं तथा बिल्कुल बूढ़े नहीं लगते। आपका निवास इस अवसर के उत्सव की तैयारियां कर रहा होगा। उस समय हमें उनके सम्मान में एक कप अवश्य पीना चाहिए। हे, पिताजी की साधना अत्यंत गहन है जो साधारण मनुष्यों से तुलनीय ही नहीं। यदि आप सभी आना चाहें तो मैं निश्चित रूप से स्वागत करूंगा। इसके अलावा मेरे पिता संप्रदाय की शाखाओं के निरीक्षण से लौट चुके हैं तथा व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की अध्यक्षता कर रहे हैं। वह वृद्ध व्यक्ति इस जन्मदिन उत्सव को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। तो इसे सुनते ही जायन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस बुला ली। चूंकि उसे पता चल गया था कि रेनबो संप्रदायाध्यक्ष ली निवास में मौजूद है, इसलिए उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं थी। जायन ने अपना शराब का प्याला रखा और मेज पर कुछ चांदी के सिक्के रखते हुए गहरी आवाज में कहा, वेटर, बिल चुका दिया है, बाकी रख लो। ऐसा कहकर वह चपलता से नीचे उतर गया। वेटर ने आंखें चौड़ी कर बार बार धन्यवाद दिया। रेस्तरां से बाहर निकलने के बाद जायन ने ली निवास की दिशा में व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ नजर डाली। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष निकट भविष्य में कहीं जाने वाला नहीं था। रात्रि होने पर वह ली निवास का दौरा करेगा। यदि आसपास कोई फाउंडेशन स्थापना भिक्षु न हो तो वह सहजता से रेनबो संप्रदायाध्यक्ष का जीवन समाप्त कर अपना वचन पूरा कर सकेगा। लेकिन चूंकि अभी दिन का समय था और उसके पास समय कम था, इसलिए उसने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाकर अपने अन्य कार्य निपटा ले। इस मन में जायन व्यस्त जनसमूह में अंतर्धान हो गया। 4th लेवल गैंग का जिया युआन सिटी में प्रभावशाली प्रतिष्ठा थी। भले ही वे सबसे बड़े शक्तियों से तुलनीय न हो, लेकिन मध्यम स्तर के गैंगों में वे सबसे मजबूत थे। उनका नेता सूर्य एर्गो एक ही करतब से प्रसिद्ध हुआ था। स्वाभाविक ही सूर्य एर्गो का वर्तमान दर्जा पुनर्तः भिन्न होने से कोई उसे नाम से पुकारने की हिम्मत न करता। यदि कोई उसे अब देखता तो गैंग लीडर सूर्य कहता। 4th लेवल गैंग अब 10 वर्ष पूर्व वाली स्थान पर नहीं था। वह शहर के अंदर अधिक समृद्ध सड़क पर स्थानांतरित हो चुका था। गैंग सदस्य अब घाटों के गरीब सिंगली वाहक नहीं रह गए थे।
जीविका के लिए कठोर संघर्ष करने के बजाय वे अपने क्षेत्र से विशाल लाभ अर्जित कर रहे थे तथा रेस्तरां, गिरवी दुकान आदि व्यवसाय भी स्थापित कर चुके थे। परिणामस्वरूप फोर्थ लेवल गैंग दिनों दिन धनवान होता जा रहा था और गैंग लीडर सूर्य का जीवन स्तर उसी अनुपात में उन्नत हो गया था। वास्तव में सूर्य एर्गू ने पिछले महीने जिया युवान सिटी की प्रसिद्ध गणिका को अपनी 9वीं युवा रखेल बना लिया था। ये युवा रखेल वास्तव में मोहक कला की ज्ञाता थी। इस मध्यम वय के सूर्य एर्गू ने उससे विवाह करने के बाद प्रतिदिन उसके कक्ष में लेटे रहना शुरू कर दिया और बाहर निकलना ही भूल गया। उसकी अन्य रखेलें लंबे समय से उसके मस्तिष्क के पृष्ठभाग पर पहुंच चुकी थीं। दिन के समय गैंग लीडर सूर्य आनंदपूर्वक उसके आंगन की ओर प्रस्थित होता। उसका मुख युवा सौंदर्य का एकमात्र चिंतन उसके हृदय में बुझ न पाने वाली उष्णता उत्पन्न कर देता। हालांकि इस दिन जब सूर्य एर्गू सुगंधित कक्ष में प्रवेश किया तो वह तत्काल स्तंभित रह गया। प्रवेश करते ही उसके समक्ष एक युवक विराजमान दिखा। इस व्यक्ति ने गैंग लीडर सूर्य को प्रवेश करते देख सुस्त स्वर में कहा, सूर्य एर्गू, मुझे कल्पना भी नहीं थी कि तुम में इतनी योग्यता होगी। फोर्थ लेवल गैंग का संचालन उत्तम है। लगता है मैंने सही व्यक्ति का चयन किया था। न केवल इस युवक ने उसे पूर्ण नाम से संबोधित किया बल्कि उच्चाहत स्वर में भी बात की। ये युवक वही जायन था जो गुप्त रूप से फोर्थ लेवल गैंग के मुख्यालय में घुस चुका था। सूर्य एर्गू ने जायन को देखते ही उसे उसी वर्ष सहायता करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। आखिरकार फेस सेटिंग पिल ग्रहण करने के कारण जायन 10 वर्ष पश्चात भी वैसा ही दिख रहा था। इससे सूर्य एर्गू आश्चर्यचकित हो गया और उसके हृदय में भयंकर अनिश्चितता का तूफान मच गया। थोड़ी देर में उसकी अभिव्यक्तियां निरंतर परिवर्तित होती रहीं। फिर सूर्य एर्गू ने सम्मानजनक मुद्रा अपनाई तथा शीघ्रतापूर्वक अग्रसर होकर जायन को प्रणाम किया। तो युवराज आ गए हैं। सूर्य एर्गू युवराज को प्रणाम करता है। वर्तमान गैंग लीडर सूर्य के लिए यह अत्यंत कठिन था। वह कई वर्षों से विनम्र भाव से बात नहीं कर पाया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी कुशलतापूर्वक कर सका। जायन ने भौहें तनाई तथा सूर्य एर्गू के आचरण पर आश्चर्य प्रकट किया। शीघ्र ही उसने हल्की मुस्कान के साथ थोड़ी जिज्ञासा से कहा, ठीक है, तुम अब गैंग लीडर हो। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा वर्तमान आगमन केवल ये देखने को है कि तुम कैसे प्रगति कर रहे हो। मैं शीघ्र ही प्रस्थित हो जाऊंगा। सूर्य एर्गू तुरंत सशरीर राहत अनुभव करने लगा। उसे भय था कि उसे अपनी सत्ता सौंपनी पड़ेगी। इतने वर्षों से उच्च पद धारण करने से वह भिक्षुओं के विषय में थोड़ा जानकार था तथा उसके जैसे सांसारिक मनुष्य ऐसे पात्रों का प्रतिकार नहीं कर सकते ये जानता था। ये जानते हुए भी सूर्य एर्गू को ये ज्ञात था कि ये व्यक्ति अत्यंत रहस्यमय है। मूलतः वह विश्वास करता था कि जायन ने उसे इतने विशाल लाभ प्रदान किए क्योंकि उसे जायन का कठपुतली बनना था, लेकिन उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि जायन इतने वर्षों तक पकड़ छोड़ देगा तथा स्वयं को छिपाए रखेगा। इस प्रकार सूर्य एर्गू को दूसरों पर प्रभुत्व जमाने का स्वाद प्राप्त हो गया। उसे अपेक्षा नहीं थी कि यह युवराज अकस्मात प्रकट हो जाएगा। वह सोचता था कि जायन ने उसे पुनर्तः बुला दिया है। चूंकि उसे जायन का उद्देश्य ज्ञात न था, इसलिए वह सच्चे अर्थों में भयभीत हो गया। अरे! जायन ने आश्चर्य से सूर्य एर्गू को देखा। यहाँ आओ तथा मुझे अपनी कलाई दिखाओ। जायन ने भौं सिकोड़कर अप्रतिरोध्य आज्ञा दी। सूर्य एर्गू भयभीत हो गया। एक क्षण संकोच करने के बाद वह आज्ञा पालन करते हुए अग्रसर हुआ तथा कलाई अग्रसर की। जायन ने असभ्यतापूर्वक उसकी कलाई पकड़ ली तथा थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रविष्ट कर दी जो शीघ्रता से उसकी नाड़ियों में संचरण करने लगी। थोड़ी देर बाद जायन ने उदासीन भाव से सूर्य एर्गू की कलाई मुक्त की तथा कुछ शब्द कहे जो सूर्य एर्गू को भय से पीला पड़ने पर विवश कर दिए। तुम्हारे शरीर में छिपा विष कार्य करना प्रारंभ हो चुका है। अधिकतम तुम्हारे पास एक मास शेष है जीवित रहने को। जायन की आवाज हिम शीतल तथा भावशून्य थी। विषाक्त, यह असंभव है। मैं अत्यंत सावधान रहता हूं और मेरे भोजन पे की जांच के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त है। भय के एक क्षण के बाद सूर्य एर्गू ने अस्वस्थता की अभिव्यक्ति प्रकट की। इसे सुनकर जायन को और स्पष्टीकरण देने की आलस हुई। उसने हाथ लहराया तो एक नीला प्रकाश की धारा चमकी और सूर्य एर्गू के शरीर में प्रवेश कर गई। युवराज, ये है। क्या किया आपने? सूर्य एर्गू ने हटने की हिम्मत न की, लेकिन फिर भी भयभीत हो गया। ये ट्रू स्पिरिट तकनीक है जो तुम्हारे शरीर के विष को दृश्यमान बना सकती है। आईने में जाकर देख लो। जायन ने कुर्सी पर बैठकर हल्के से कहा। सूर्य एर्गू ने इसे सुनते ही हृदय डूबा महसूस किया। फिर वह हेस्टली कक्ष के कोने में स्थित ड्रेसिंग टेबल की ओर दौड़ा। उसने ड्रेसिंग टेबल पर छोटा आईना खोजा और अत्यंत सावधानी से आईने में देखा। जो दिखा उससे वह मूर्ख रह गया। उसका पूरा चेहरा काले बैंगनी रंग की ची से ढका हुआ था। एक नज़र में ही स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से विषाक्त हो चुका है। युवराज, कृपया मेरी रक्षा करें। ये सेवक युवराज के प्रति सदैव निष्ठावान रहा है और इसमें कोई अविश्वास का लेशमात्र भी नहीं है। सूर्य एर्गू भयपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ जायन के पास दौड़ा और घुटनों पर गिरकर जीवन रक्षा की याचना करने लगा। इस क्षण वह लगभग पुनर्तः विश्वास कर चुका था।
चूंकि जायन एक भिक्षु था इसलिए उसके जैसे सूर्य इर्गु को धोखा देने के लिए इतना प्रयास व्यर्थ न करता। यदि जायन को वास्तव में हानि पहुंचाने का इरादा होता तो वह एक उंगली के झटके से उसे मार सकता था। इस निष्ठा प्रदर्शन को देखकर जायन ने हल्की मुस्कान की और शांतिपूर्वक कहा, चिंता मत करो। भले ही विष अत्यंत गुप्त है लेकिन इसकी विषाक्तता कमजोर है। ये कुछ दिनों में तुम्हें मार नहीं सकेगा। व्यर्थ में इतना घबराओ मत। भले ही सूर्य इर्गु थोड़ा शांत हुआ लेकिन वह अपनी करुण याचनाएं जारी रखता रहा। युवराज के पास महान शक्ति है। कृपया इस सेवक को विष निवारण की विधि प्रदान करें ताकि मैं सूर्य इर्गु युवराज की निष्ठापूर्वक सेवा जारी रख सकूं। यदि युवराज मुझ पर विश्वास न करें तो मैं विष के अधीन शपथ ले सकता हूं। ये सेवक, भले ही सूर्य इर्गु अब गैंग लीडर था लेकिन वह मृत्यु से अत्यंत भयभीत था। जायन के बोलने का इंतजार किए बिना ही उसने स्वयं शपथें लेना प्रारंभ कर दिया, जिससे जायन को हंसी आ गई। मेरी निष्ठापूर्वक सेवा, लगता है वह लाभ लेते रहे बिना कुछ दिए। जायन ने हंसते हुए या रोते हुए सोचा, यह एक विष निवारक गोली है। इसे ग्रहण करने के बाद तुम ठीक हो जाओगे लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम्हारा विषग्रस्त होना जारी न रहे। जायन ने सिर हिलाया, फिर एक नीली औषधि गोली सूर्य इर्गु की ओर फेंक दी। अनंत धन्यवाद युवराज। सूर्य इर्गु ने हर्ष से गोली ग्रहण की और बार बार कृतज्ञता व्यक्त की। फिर वह तुरंत फर्श से उठा और गोली को सुरक्षित रखा। ये विष एक दो बार के संपर्क से इतना गहरा प्रभाव नहीं डालता। इसे इस स्तर तक पहुंचने में कम से कम कई मास लगे होंगे। मुझे विश्वास है कि तुम विष प्रदाता को ढूंढ सकते हो। निश्चय ही तुम इतना तो कर ही सकते हो, हे मेरे प्रिय गैंग लीडर सूर्य। जायन ने हल्के से हंसते हुए आधा मजाक में कहा। युवराज मजाक कर रहे हैं। हालांकि जो मुझे विष दिया उस संबंध में मेरे मन में कुछ संदिग्ध हैं। सूर्य इर्गु ने सिर पीछे खरोंचते हुए मुस्कुराया। चूंकि उसका जीवन अभी जायन ने बचाया था इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके प्रति और अधिक सम्मानजनक हो गया। एक भिक्षु के रूप में मैं तुम सांसारिकों के कार्यों में अत्यधिक संलग्न नहीं हो सकता। इसे तुम्हें सौंपता हूँ। मेरा यहाँ आना क्रुकड सोल को देखने और उसे ले जाने के लिए था। अब मेरी साधना पर्याप्त हो चुकी है इसलिए उसे साथ ले जाना कोई समस्या नहीं होगी। क्या इसमें कोई शिकायत है? जायन की मुस्कान गायब हो गई और वह गहरी आवाज में बोला, युवराज सर क्रुकड सोल को ले जाना चाहते हैं, लेकिन युवराज सर क्रुकड सोल अब 4th लेवल गैंग में नहीं है। सूर्य इर्गु ने जायन के स्वर को सुनते ही हृदय में शिकायत की लेकिन साहस जुटाकर उत्तर दिया, क्या अर्थ है? तुमने उसे खो दिया। जायन का चेहरा काला पड़ गया और कक्ष का तापमान कई डिग्री गिर गया जिससे सूर्य इर्गु भय से कांप उठा। युवराज शांत हो। ये खोना नहीं था बल्कि सर क्रुकड सोल स्वयं भाग गया था। भले ही वह शहर में न हो लेकिन बहुत दूर नहीं है, निकटवर्ती पर्वतीय जंगल में। मैंने सर क्रुकड सोल के पीछे कुछ लोगों को भेजा था। सूर्य इर्गु ने अत्यंत वेग से स्पष्टीकरण दिया। जायन के क्रोध से कार्य करने के भय से वह स्वयं भाग गया। क्या हो रहा है? स्पष्ट रूप से बताओ। यदि वैसा न हो जैसा तुम कह रहे हो तो मुझे वापस आकर तुम्हें दंडित करने का दोष न देना। भले ही जायन के चेहरे पर हल्का आश्चर्य चमका लेकिन उसने शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी। सूर्य इर्गु को क्रुकड सोल के ठिकाने का ज्ञान होना अच्छा था, लेकिन चूंकि क्रुकड सोल केवल एक चलता शव था इसलिए जायन को विश्वास कठिन लग रहा था कि वह स्वयं भाग सकता है। जायन के क्रोधित न होने पर सूर्य इर्गु राहत महसूस करने लगा। उपेक्षा न करते हुए उसने हेस्टली स्पष्टीकरण दिया, युवराज द्वारा सर क्रुकड सोल को सौंपे जाने के बाद से मैंने युवराज के निर्देशानुसार उसे अंतिम उपाय के रूप में ही उपयोग किया और दूसरों को उसे देखने न दिया। लेकिन 6 वर्ष पूर्व सर क्रुकड सोल के साथ एक असामान्य घटना घटी। वह समय मेरे गैंग के विस्तार का निर्णायक क्षण था और हम एक मध्यम स्तर के गैंग के विरुद्ध थे जिसमें अनेक विशेषज्ञ थे। मैंने सर क्रुकड सोल से उनकी सहायता ली। उस युद्ध में क्रुकड सोल ने महान शक्ति प्रदर्शित की और हमारे गैंग को निर्णायक विजय दिलाई। लेकिन युद्ध समाप्त होने के कुछ दिनों बाद जिस अधीनस्थ को क्रुकड सोल की निगरानी का कार्य सौंपा था वह अचानक आया और रिपोर्ट किया कि वह बोलना प्रारंभ कर चुका है। मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और सोल गाइडिंग बेल लेकर दौड़ा। तब सूर्य इर्गु यहीं रुक गया और कड़वी हंसी हंसा। क्या हुआ? क्या सोल गाइडिंग बेल के कब्जे में रहते हुए भी क्रुकड सोल ने तुम पर हमला किया? क्रुकड सोल के बोल सकने की बात सुनकर जायन अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन सूर्य इर्गु द्वारा जानबूझकर सस्पेंस बनाए जाने पर जायन असंतुष्ट होकर डांटा। भयभीत सूर्य इर्गु ने जारी रखा, उसने मुझ पर हमला नहीं किया, लेकिन कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व सर क्रुकड सोल को मेरे आगमन का ज्ञान हो गया लगता था। उसने अचानक दीवार तोड़ दी और उड़ते हुए भाग गया। मैं उसे पीछा करने में पूर्णतः असमर्थ रहा। सूर्य इर्गु ने असहायता की अभिव्यक्ति के साथ कहा। वह भाग गया। भौहें तानकर जायन का मन विचारों में खो गया। हाँ युवराज, भले ही सर क्रुकड सोल ने ऐसा कई वर्षों से किया हो लेकिन किसी कारणवश वह जंगल की सीमा पर ही भटक रहा है। मैंने कई बार अपने गैंग के विशेषज्ञों की सहायता से क्रुकड सोल को ढूंढने और वापस लाने का प्रयास किया लेकिन वह मुझसे मिलने को तैयार न हुआ।
जैसे ही मैं निकट पहुंचता वह तुरंत भाग जाता। मैंने कुछ विशेषज्ञों से उसका मार्ग अवरुद्ध करवाया लेकिन कोई सर क्रुकड सोल का प्रतिद्वंद्वी न सिद्ध हुआ। मेरे गैंग के 2 विशेषज्ञ तो मारे भी गए। सूर्य एर्गु ने चकित होकर कहा, यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। संभवतः तुम्हारे पास रखे सोल गाइडिंग कंपास के कारण है। भले ही मुझे न पता क्यों क्रुकड सोल पर नियंत्रण खो गया लेकिन मेरे द्वारा लगाई गई मूल प्रतिबंध अभी भी प्रभावी हैं। जायन ने उदासीन अभिव्यक्ति के साथ हल्के से हंसकर कहा, तो ऐसा था। सूर्य एर्गु विश्वास के साथ प्रतीत हुआ। लगता था कि वह पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था। क्रुकड सोल के ठिकाने के बारे में बताओ, मैं बाद में उसका निपटारा करूंगा। चूंकि यह मामला तुम्हारी करतूत नहीं लगता इसलिए मुझे स्वयं जाकर देखना होगा कि क्या हुआ। चूंकि अब सोल गाइडिंग बेल का तुम्हें उपयोग नहीं इसलिए इसे मुझे दे दो। विचार करने के बाद जायन ने शांतिपूर्वक कहा, हाँ युवराज, मेरे अधीनस्थों ने 2 दिन पूर्व सर क्रुकड सोल के ठिकाने की रिपोर्ट दी थी। वह वर्तमान में पश्चिमी ओर। सूर्य एर्गु ने सम्मानपूर्वक जिया युआन सिटी से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक स्थान के निर्देश दिए। फिर उसने सावधानी से सोल गाइडिंग बेल जादुई उपकरण निकाला और दोनों हाथों से जायन को अर्पित किया। जायन ने सिर हिलाया तथा जादुई उपकरण की जांच की। यह अच्छी स्थिति में पाए इसे स्टोरेज पाउच में रख लिया। क्रुकड सोल के अलावा मैं यहाँ रेनबो संप्रदाय के विषय में कुछ प्रश्न पूछने आया था। तुम्हें ईमानदारी से उत्तर देना होगा। जायन का चेहरा अचानक कठोर हो गया, उसकी आवाज़ पुनः शीतल हो गई। जायन के स्वर परिवर्तन से गैंग लीडर सूर्य स्पष्टतः स्तब्ध हो गया। थोड़े विराम के बाद वह अनाज चुगने वाले चूजे की भांति बार बार सिर हिलाने लगा। वर्तमान रेनबो संप्रदायाध्यक्ष कैसा व्यक्ति है? उसका परिवार कैसा है? हाल ही में ली निवास में कोई बाहरी व्यक्ति आया है और उनमें से कोई रहा है? जायन ने कठोर अभिव्यक्ति के साथ ये प्रश्न दागे। सूर्य एर्गु का हृदय कांप उठा लेकिन उसने बिना संकोच उत्तर दिया, रेनबो संप्रदायाध्यक्ष के विषय में इस सेवक को वास्तव में ज्ञात नहीं कि वह कैसा व्यक्ति है। इस सेवक ने उसे पहले केवल दूर से देखा है और केवल इतना जानता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स असीम हैं। परिवार के संबंध में उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, सभी विवाहित हैं। सुना है कि उसका ज्येष्ठ पुत्र रेनबो संप्रदाय के पूर्व मुख्यालय की देखरेख कर रहा है। द्वितीय पुत्र रेनबो संप्रदायाध्यक्ष के साथ ली निवास आया है तथा वहां की देखरेख कर रहा है। मैंने ये भी सुना। सूर्य एर्गु ने अत्यंत विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। स्पष्ट था कि वह नियमित रूप से रेनबो संप्रदाय पर गुप्तचर जानकारी एकत्र करता रहता था। जायन शांतिपूर्वक सुनता रहा तथा अनजाने में अपना हाथ मेज पर रखकर थापने लगा। प्रतीत होता था कि वह सूचना का पाचन कर रहा था। सूर्य एर्गु ने जायन को एक क्षण मौन देखा तो उसके हृदय में हलचल हुई तथा उसने सावधानी से पूछा, क्या कुछ वर्ष पूर्व मूल निवास के उस मामले के कारण आप रेनबो संप्रदाय के विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं? इसे सुनते ही जायन की भौं सिकुड़ गई तथा चेहरा उदास हो गया। तुम बहुत बोलते हो। जो मामलों के विषय में जानने का तुम्हें अधिकार नहीं उनके विषय में अनावश्यक प्रश्न न पूछो। विशेष रूप से अनुमान न लगाओ। तुम उन दयनीय स्मृतिहीन आत्माओं में से एक बनने का दुखद अंत नहीं चाहोगे न? जायन की हिमशीतल आवाज ने सूर्य एर्गु की अभिव्यक्ति गिरा दी तथा उसने तुरंत क्षमा याचना करने लगी। जायन ने हंसते हुए विषय छोड़ दिया। अधिकार स्थापित करते समय विनम्रता की गुंजाइश नहीं होती। सूर्य एर्गु के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें देखकर जायन समझ गया कि उसकी सीमा पहुंच चुकी है, इसलिए कुछ लाभ प्रदान करने की तैयारी करने लगा। बस करो, भविष्य में तुम गैंग लीडर सूर्य बने रहो। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता न पड़ी तो मैं तुम्हें ढूंढने न आऊँगा। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे नहीं पता हम कब पुनः भेंट करेंगे, इसलिए इसे ले लो और संभाल कर रखो। भविष्य में तुम्हारे वंशज इस वस्तु से मुझे पहचान सकेंगे। जब तक तुम्हारे वंशज मेरी सेवा करने को इच्छुक रहेंगे, मैं उनके जीवन, धन और प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगा। ऐसा कहते हुए जायन ने एक साधारण खाली तावीज़ पत्र निकाला। स्वूश! उसने स्पष्ट रूप से इसे 2 टुकड़ों में फाड़ा और एक टुकड़ा सूर्य एर्गु को थमा दिया जबकि दूसरे को स्वयं रख लिया। सूर्य एर्गु ने सबसे पहले जायन के शब्द सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। शीघ्र ही वह आनंद से मग्न हो गया और जायन के समक्ष घुटनों पर गिर गया। उसने हृदय की गहराई से 3 बार सिर जमीन पर ठोककर प्रणाम किया। फिर सिर उठाकर गंभीरता से कहा, युवराज की महान कृपा के लिए अनंत धन्यवाद। युवराज निश्चिंत रहें, मेरा सूर्य वंश पीढ़ियों तक युवराज का सम्मान करेगा और इस समझौते का कभी उल्लंघन न करेगा, अन्यथा मेरा वंश विनाश और विपत्ति का सामना करे। ऐसा कहकर सूर्य एर्गु ने पुनः सिर ठोका, फिर सम्मानजनक मुद्रा में खड़ा हो गया। जायन इस दृश्य से कुछ आश्चर्यचकित हो गया। उसका मूल इरादा सूर्य एर्गु को लुभाना था, लेकिन उसे कल्पना न थी कि एक साधारण वचन से वहां आंसुओं तक पहुंच जाएगा। लेकिन विचार करने पर जायन को समझ आ गया, सांसारिक जगत में रक्त वंश की निरंतरता तथा वंश की समृद्धि सर्वोपरि है। इसलिए सूर्य एर्गु के उत्तरवर्ती वंश की समृद्धि की गारंटी देने पर उसकी निष्ठा स्वाभाविक थी। आखिरकार पिछले वर्षों में जायन ने सूर्य एर्गु को कोई अनुचित आदेश न दिया था।
इसलिए वह महसूस करता था कि उसके वंशजों द्वारा जायन की सेवा जारी रखना उत्तम है। इसे समझकर जायन अत्यंत प्रसन्न हुआ। सूर्य इर्गु द्वारा हृदय की गहराई से कार्य करने से उसके कार्यों का प्रभाव कहीं अधिक होगा। बहुत अच्छा, चूंकि तुमने अब मेरी निष्ठा अर्पित कर दी है इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से कुछ उत्तम लाभ छोड़ जाऊंगा। ये 2 औषधि की शीशियां ले लो। ये शीशी बाहरी घावों के उपचार के लिए औषधि से भरी है। जब तक सांस चल रही हो पुनर्तः ठीक हो जाएंगे। दूसरी शीशी वही है जो विष निवारक गोली मैंने तुम्हें पहले दी थी और यह समस्त विषों का निवारण करेगी। ये तुम्हारा जीवन संरक्षित करने में सहायक होंगी। हाथ पलटते ही 2 सुंदर चीनी मिट्टी की शीशियां उसके हाथ में प्रकट हुई तथा शांत अभिव्यक्ति से सूर्य इर्गु को थमा दी। सूर्य इर्गु स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता से शब्दों से परे महसूस करने लगा और भविष्य में पूर्ण प्रयास करेगा। उसके बाद जायन ने सूर्य इर्गु को कुछ चेतावनियां दी, फिर सूर्य इर्गु ने सम्मानपूर्वक उसे विदा किया तथा 4th लेवल गैंग के मुख्यालय से उड़कर चला गया। ये बैकअप प्लान अभी भी विद्यमान है लेकिन मैं इसका अगली बार कब उपयोग करूंगा। जायन ने मौन चिंतन किया। वह एक सड़क के किनारे खड़ा था तथा सिर घुमाकर चारों ओर देख रहा था। वह घनघोर रात्रि में ली निवास पहुंच चुका था। तुरंत उसका आकृति धुंधला हो गया और वह जादुई उपकरण पर आकाश की ओर उड़ा। थोड़ी देर बाद वह ली निवास के ऊपर पहुंच गया। रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर जायन सहजता से आकाश से उतरा तथा कई छिपाव तकनीकों का उपयोग कर शोरगुल रहित ली निवास में अंतर्धान हो गया। प्रिंस क्षिन के महल में घुसपैठ के पूर्व अनुभव से जायन ने कुशलता से शक्तिशाली विशेषज्ञों को सोल लॉक तावीज से बांधा तथा सोल कंट्रोलिंग तकनीक से रेनबो संप्रदायाध्यक्ष के ठिकाने की जांच की। परिणाम से जायन अत्यंत प्रसन्न हुआ। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष किसी कसकर पहरे वाले स्थान जैसे पिछला निवास में न था बल्कि अपने द्वितीय पुत्र के निवास में था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके साथ कुछ मामलों पर चर्चा कर रहा हो। साइड गार्डन में एक सेवक से पूछताछ करने के बाद जायन ने बिना संकोच अग्निगोला से उसे राख कर दिया। चूंकि इस व्यक्ति ने उसके प्रश्न और आवाज सुनी थी इसलिए दया से जीवन न बख्शा जा सकता था। शीघ्र ही जायन ने सतर्क पहरेदारों की परतें पार की तथा एक बड़े आंगन के समक्ष पहुंच गया। जो दृश्य दिखा उससे वह आश्चर्यचकित हो गया। 4 सफेद वस्त्रधारी पुरुष आंगन द्वार की कड़ी निगरानी कर रहे थे। उनके कपाल फूले हुए थे तथा आंखें सतर्कता से हर दिशा में घूम रही थीं। वे अत्यंत कुशल योद्धा प्रतीत हो रहे थे। जायन ने भौं से कुड़ी। लगता था ये रेनबो संप्रदायाध्यक्ष के निजी रक्षक थे। चूंकि वे बाहर तैनात थे इसलिए संभवतः रेनबो संप्रदायाध्यक्ष अंदर था। जायन ने 4 रक्षकों को ठंडी नज़र से देखा तथा विचार किया। धुंधलेपन में वह अचानक उनके समक्ष प्रकट हो गया। 4 सफेद वस्त्रधारी पुरुष अत्यंत भयभीत हुए तथा तुरंत कार्य करने को उद्यत हुए। हालांकि जायन का शरीर पुनः धुंधला हो गया तथा 4 प्रतिबिंबों में बदल गया जो एक साथ हाथ लहराए। अचानक चारों रक्षक मौन गिर पड़े शवों के रूप में। प्रत्येक शव के हृदय से चमकता बर्फ का कांटा निकला हुआ था तथा वे सफेद ठंड की परत से ढके थे। जायन ने भावहीन होकर अग्निगोलों से उनके शवों को राख कर दिया तथा अभिमान से द्वार खोला तथा आंगन में प्रवेश किया। रास्ते में जायन ने पहले ही आध्यात्मिक चेतना से ली निवास की खोज ली थी। उसे कोई भिक्षु न मिला इसलिए हृदय शांत हो गया तथा हत्या की इच्छा प्रज्वलित हो गई। लगता था रेनबो संप्रदायाध्यक्ष वास्तव में उसके हाथों मरेगा। जायन ने मन बना लिया था, आंगन में प्रवेश होते ही वह सभी को मार डालेगा। यदि कोई साक्षी बचा तो स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के भिक्षु जांच करेंगे। ये काफी परेशानी वाला मामला होगा। इस विचार के साथ वह हत्या की इच्छा से भरा आंगन में प्रवेश किया, लेकिन वहां का दृश्य स्पष्ट देखते ही वह रुक गया। आंगन में एक युवती 3 वर्षीय बालिका को गोद में लिए लोरी सुना रही थी। भले ही युवती ने सिर झुकाया था तथा चेहरा स्पष्ट न दिख रहा था, लेकिन उसकी कोमल स्नेहपूर्ण आवाज से जायन को भी युवती का बालिका के प्रति प्रेम स्पष्ट महसूस हो गया। ऐसा दृश्य जायन की अपेक्षाओं से परे था। हत्या की इच्छा अनजाने में उसके मन से गायब हो गई तथा वह कठिन दुविधा में पड़ गया। ये युवती युवा संप्रदायाध्यक्ष की पत्नी थी। हालांकि सूर्य इर्गु ने उनके छोटे पुत्री होने का उल्लेख न किया था। चूंकि जायन ने प्रवेश करते समय अपनी गतिविधियां न छिपाईं इसलिए युवती को किसी के प्रवेश का ज्ञान हो गया, भले ही सिर न उठाया हो। अंततः उसने मोहक लोरी गाना बंद किया तथा असंतुष्ट होकर कहा, तुम बोलने वाले नहीं होगे। मैंने तुम्हें बाहर ही रहने को कहा था ताकि मेरी यंगनिंग न जागे। ऐसा कहकर युवती ने ठंडे स्वर में सिर घुमाया। उसने स्पष्टतः जायन को उन 4 रक्षकों में से एक समझ लिया था। युवती तथा जायन ने एक दूसरे का रूप देखा तो दोनों आश्चर्य से चिल्लाए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवती के चेहरे पर अभिव्यक्तियां स्पष्ट अस्पष्ट निरंतर बदल रही थीं। उसका सुंदर चेहरा आघात से ढका था जिसमें कुछ भ्रम का भाव था। वह प्रतीत हो रही थी मानो किसी पुरुष के साथ बिस्तर पर रहते हुए व्यभिचार करते पकड़ी गई हो। यह अत्यंत हास्यास्पद था। जायन को बिल्कुल हास्य न लगा तथा उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप हो गई। लंबे समय बाद जायन ने उदासी की सांस फेंकी तथा ठंडे स्वर में कहा, क्या मैं तुम्हें सीनियर मार्शल सिस्टमों कहूं या ली पत्नी बेहतर रहेगा? क्या कहोगी, मोयुबजू?
ये युवती वास्तव में 3 बहनों जोंग दे ज्येष्ठ थी। उस वर्ष उसने जिया युआन सिटी के अधिकांश युवराजों को मोहित किया था, अपनी पीढ़ी की बेजोड़ सुंदरी जो दूसरों की ओर ध्यान न देती थी। भले ही अब वह युवा गृहिणी वेश में थी, लेकिन उसकी सुंदरता कुछ भी कम न हुई थी, अभी भी विस्मयकारी आकर्षण प्रकट कर रही थी जो पुरुषों को पागल बना दे। जायन के शब्द सुनकर मो युवजू का चेहरा अपार पीला पड़ गया। उसके पैरों की शक्ति चली गई तथा शरीर डगमगाया, बालिका सहित पीठ के बल गिरते गिरते बची। युवजू, मुझे अपरिचित आवाज सुनाई दे रही है। तुम किससे बात कर रही हो? घर के अंदर के लोग बाहर कुछ गड़बड़ महसूस करने लगे। बोलने वाले की आवाज जायन को परिचित लगी। घर का द्वार खुला तो सफ़ेद बालों वाला वृद्ध तथा 30 वर्षीय युवक प्रकट हुए। दिन में जायन ने फ्रेग्रेंट रेस्तरां में युवा मास्टर ली को देखा था। वृद्ध के बाल हिमश्वेत थे तथा झुर्रियों वाला लाल चेहरा सौम्य प्रभाव देता था। जायन को देखकर उसका चेहरा थोड़ा विचित्र हो गया। ये व्यक्ति रेनबो संप्रदायाध्यक्ष है। जायन ने ठंडी नज़रों से वृद्ध की ओर देखा तथा बिना शिष्टाचार के मोयुबजू से पूछा। हालांकि मोयुबजू बोल न सकी। वह अपनी छोटी पुत्री को कसकर गोद में लिए मुंह बंद किए जायन को घूर रही थी। तुम कौन हो? मेरी पत्नी के साथ क्या किया तुमने? युवक ने अज्ञात युवक को आंगन में खड़े देखकर स्तब्ध हो गया। लेकिन मोयुबजू पुकार सुनकर क्रोधित हो गया तथा आगे बढ़ा, जायन को सबक सिखाने को उद्यत हुआ। हालांकि एक कदम बढ़ने से पूर्व ही रेनबो संप्रदायाध्यक्ष ने उसे रोका तथा शांतिपूर्वक कहा, तुम बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी इतने उतावले होकर आगे बढ़ना चाहते हो। ये व्यक्ति हमारे विशेषज्ञ रक्षकों को मौन पार कर अंदर पहुंच गया, इसलिए निश्चय ही साधारण व्यक्ति नहीं है। क्रोध में कार्य करने की प्रेरणा मत लो। जैसी अपेक्षा थी, ये वृद्ध अत्यंत सक्षम था। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष की सतर्क नज़र से उसने अनुमान लगाया कि जायन साधारण नहीं है। यदि वह वास्तव में फाउंडेशन स्थापना भिक्षु होता तो जायन अत्यंत सावधान रहता तथा उसे भयंकर शत्रु मानता। दुर्भाग्य से वह तीक्ष्ण बुद्धि वाला सांसारिक मनुष्य मात्र था। निरपेक्ष शक्ति के विषय में जायन उसे अपनी नज़रों में भी न रखता। चूंकि आप यहाँ खड़े हैं इसलिए लगता है कि आप कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं हैं। क्या मैं पूछूं कि क्या आप युवजू के पुराने मित्र हैं? यदि यह सत्य है तो आप बाहरी व्यक्ति नहीं माने जा सकते। कृपया कक्ष में प्रवेश करें और हमसे वार्तालाप करें। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष ने हंसते हुए अचानक ये पूछा। वह काफी शिष्ट प्रतीत हो रहा था। ये शब्द उसके पास खड़े युवक को स्तब्ध कर गए, जिसने आश्चर्य का भाव प्रकट किया। जायन ने इसे सुनकर अभिव्यक्ति उदास कर दी तथा मुख पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। कई वर्ष पूर्व मैंने मोजुरेन के अधीन अनेक कौशल सीखे थे। आपकी यह बहू मेरी सीनियर मार्शल सिस्टर मानी जा सकती है। स्वाभाविक रूप से मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। हालांकि संबंधों को उलझाने से पूर्व क्या हम पहले मो निवास के विनाश का निपटारा करें। मोयुबजू को शत्रु वंश में ब्याही देखकर आश्चर्य से उबरने पर जायन उदास महसूस करने लगा तथा कार्य करने को उद्यत हुआ। तुम मो निवास के जीवित हो? युवक ने पूर्ण आश्चर्य से चिल्लाया। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष ने आश्चर्य प्रकट किया, लेकिन शीघ्र ही उसका चेहरा काला पड़ गया तथा आंखें अस्पष्ट हो गईं। उसके शरीर पर अचानक सूजन आ गई तथा भव्य दबाव उत्पन्न हुआ। चूंकि तुम मो निवास के अवशेष हो इसलिए यहाँ से जाने का चिंतन मत करो। तुम्हारा जीवन यहीं रहेगा। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष ने भिन्न अभिव्यक्ति के साथ जोर से चिल्लाया। फिर उसके बाल लहराते हुए वह विशाल कदम आगे बढ़ाया। जिस नीले पत्थर पर उसने पैर रखा उसमें 2 इंच गहरा चिन्ह रह गया। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति की शक्ति अत्यंत भयावह है। युवक ने इसे देखा तो मौन रहकर बाजू में सरक गया, अपने पिता के कदमों से तालमेल बिठाने की योजना बनाते हुए। जायन ने भावहीन होकर पिता पुत्र की गतिविधियों को देखा। बिना कुछ कहे उसने हाथ उठाया। पुची, उसके हाथ के ऊपर कई मुट्ठी आकार के अग्नि गोले प्रकट हुए जो प्रज्वलित हवा उत्सर्जित कर रहे थे। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष स्तब्ध रह गया तथा आगे बढ़ना बंद कर दिया। भिक्षु, उसने पूर्ण अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ कर्कश स्वर में कहा। उसके बाजू का युवक भी मूर्ख रह गया। जायन को और शब्द व्यर्थ करने की इच्छा न थी। उसने उंगली उठाई, दोनों को अग्निगोलों से मारने को उद्यत हुआ। लेकिन इसी क्षण मोयुबजू, जो मूल रूप से अपनी पुत्री को गोद में लिए थी, दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ जायन के समक्ष प्रकट हो गई तथा उसके आक्रमण को अवरुद्ध कर दिया। न करें, मैं आपको इस बालिका के पिता को मारने से मना करती हूँ। यदि आप उसे मारेंगे तो आपको मुझे तथा मेरी पुत्री को भी मारना होगा। उसने शोकपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। जायन ने भौं से कुड़ी। तेज पटाखों के साथ अग्निगोले अचानक कटोरी आकार के हो गए तथा और अधिक प्रज्वलित हो गए। भले ही मोयुबजू दयनीय लग रही थी लेकिन वह हिली नहीं। भिक्षु, निश्चय ही कोई गलतफहमी है। हमरा रेनबो संप्रदाय। मोयुबजू के उसे बचाने पर वह अत्यंत भावुक हो गया तथा भय हुआ कि क्रोध में जायन वास्तव में उसे तथा पुत्री को मार डालेगा। इसलिए उसने हेस्टली अपने बड़े संरक्षक का उल्लेख किया। उसके बोलने से पूर्व ही जायन ने ठंडे स्वर में बीच में टोका, मुंह बंद करो। न तुम्हें बोलने का अधिकार है न तुम्हारे पिता को। मुझे तुम्हारे संरक्षक स्पिरिट बीस्ट माउंटेन का ज्ञान है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
यदि मैं तुम दोनों को पुनः बोलते सुना तो तुम्हारे पूरे निवास का संहार कर दूंगा। युवक का मुख लाल हो गया तथा वह कुछ करने की हिम्मत न कर सका। वह चिंतित होकर अपने पिता की ओर देखने लगा। भले ही रेनबो संप्रदायाध्यक्ष शांत लग रहा था, लेकिन उसके पुत्र की चिंतित दृष्टि से उसका हृदय चिंता से डूब गया। मुझे कारण बताओ, क्यों न मुझे उन्हें मारना चाहिए? यह मो निवास का प्रतिशोध है। इसके अलावा फेंगवू ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे यह अनुरोध किया था। जायन ने उदासीन स्वर में मो युवजू से कहा। फेंगवू जीवित है, ये तो उत्तम है। मैं सदैव चिंतित रहती थी। बाद में ही मुझे ज्ञात हुआ कि उसने स्वयं को डुबोने का प्रयास किया था। मो युवजू ने इसे सुनकर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की। फेंगवू ही नहीं बल्कि फोर्थ मार्शल ब्रदर तथा कहवान भी सुखी हैं। हालांकि मैं तुमसे अत्यंत निराश हूं। मैं तुम्हें एक क्षण देती हूं मुझे समझाने को, अन्यथा मैं उनका जीवन ले लूंगा, जायन ने उदासीन स्वर में कहा। फिर उसने हाथ उठाया तथा तैरते अग्निगोलों को बिना निशान गायब कर दिया। जायन के आक्रमण रोकने पर रेनबो संप्रदायाध्यक्ष तथा पुत्र ने राहत की सांस ली। कम से कम उनका जीवन एक क्षण और सुरक्षित था। उन्हें भय था कि क्रोध में जायन मो युवजू की व्याख्या न सुने। चूंकि उन्हें सांसारिक मनुष्यों से अधिक भिक्षुओं का ज्ञान था, इसलिए उनका भय भी कहीं अधिक था। वे मूलतः उनका प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। मो युवजू की अभिव्यक्ति भी शिथिल हो गई तथा विचार करने के बाद उसने कोमल स्वर में कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, चूंकि आपने पिताजी की ओर से मो निवास का प्रतिशोध लेने दूर से यात्रा की है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ। हालांकि जूनियर मार्शल ब्रदर से अनुरोध है कि मेरे पति पर प्रतिशोध लेने का क्या कारण है? उन्होंने मो निवास के किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास न किया। उन्होंने केवल आदेश दिया था, जो आदेश उन्होंने न दिया बल्कि किसी अन्य पक्ष ने दिया। वे कौन हैं? जूनियर मार्शल ब्रदर जानते होंगे, क्योंकि वे भी भिक्षु हैं। जायन आश्चर्यचकित हो गया तथा स्वयं से बुदबुदाया। मो युवजू के कथन को जायन कैसे न समझे। मो निवास को नष्ट करने वाले मुख्य अपराधी निस्संदेह स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के भिक्षु थे। जायन ऐसे शत्रु को कैसे उकसा सकता था? लेकिन इससे भी अधिक जायन को विश्वास न था कि मो निवास ने इतने स्तर के शत्रु बनाए। इसी मन से उसने पूर्व मित्रता के आधार पर मो फेंगवू के लिए क्रोध उतारने का विचार किया था। यदि केवल इतना होता तो ठीक था। आखिरकार रेनबो संप्रदायाध्यक्ष तथा पुत्र निर्दोष हो या न हो, वे मो निवास विनाश में सम्मिलित थे। लेकिन अब मो युवजू के प्रकट होने तथा इस शत्रु वंश में विवाह से जायन को लगा कि उसके अनुमान गलत हैं। वह केवल आकाश की ओर लंबी आह भर सका। देवता मनुष्यों का मजाक उड़ाना पसंद करते हैं। चूंकि मो निवास का सदस्य विपरीत मत रखता था, इसलिए जायन ऐसी नजलाना कार्य करने को बाध्य न हुआ। इसलिए क्षण भर बाद उसने शांत अभिव्यक्ति के साथ धीरे से कहा, सीनियर मार्शल सिस्टर के शब्दों में तर्क है, लेकिन भले ही इसे कैसे कहा जाए, ये दोनों सम्मिलित हैं तथा उन्हें मारना अन्याय न होगा। इससे भी अधिक जब उन्होंने सुना कि मैं मो निवास का सदस्य हूं तो मुझे मारना चाहा। यह विश्वास करना कठिन है कि वे मो निवास विनाश से असंबद्ध हैं। ऐसा कहकर उसका चेहरा पुनः शीतल ठंड की परत से ढक गया, जिससे रेनबो संप्रदायाध्यक्ष तथा पुत्र पुनः भयभीत हो गए। हालांकि चूंकि सीनियर मार्शल सिस्टर सम्मिलित हैं तथा दोनों बहनों की इच्छाएं भिन्न हैं, इसलिए मैं दुष्ट बनने का इरादा न रखता तथा इसे बहनों में विवादित होने देता हूं। आशा है कि समय आने पर तुम फेंगवू से बातचीत कर लोगी। ऐसा कहकर उसने मो कहवान तथा मो फेंगवू के ठिकाने की सूचना दे दी। इसे सुनकर रेनबो संप्रदायाध्यक्ष तथा पुत्र को समझ आ गया कि यह भिक्षु उन्हें मारने की इच्छा त्याग चुका है, इसलिए वे राहत की सांस लेने लगे। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष विशाल मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, जायन को प्रसन्न करने की आशा में। हालांकि जायन की हिमशीतल दृष्टि से वृद्ध कांप उठा। वह आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। मुझे नहीं पता तुमने मेरी सीनियर मार्शल सिस्टर को अपने पुत्र से विवाह कराने के लिए क्या विधियां अपनाई, लेकिन इस अपरिवर्तनीय मामले की जांच करने का इरादा न है। लेकिन अब से तुम्हें उसे उत्तम व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा। जायन ने शब्द पूर्ण न किए, लेकिन धमकी स्पष्ट थी। जूनियर मार्शल ब्रदर, आप गलत समझ रहे हैं। मो युवजू ने हेस्टली इस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बोलते ही वृद्ध ने बीच में टोका, अमर सर, निश्चिंत रहें। मैं निश्चित करूंगा कि मेरा पुत्र युवजू के साथ उत्तम व्यवहार करे। उसे कोई कष्ट न होगा। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। समझ गया कि जायन को व्याख्या न चाहिए बल्कि वचन चाहिए, इसलिए उसने हार्दिक सहमति दी। जायन ने सिर हिलाकर संतुष्टि व्यक्त की। मो युवजू की आंखों में प्रशंसा चमकी। संकोच के बाद उसने गोद में सोती बालिका को कोमलता से जायन को थमाया। जूनियर मार्शल ब्रदर हान, चूंकि आप अब अमर हैं, इसलिए कृपया इसे गोद में लें। इसका नाम यंग निंग है। हो सकता है जूनियर मार्शल ब्रदर की अमर शक्ति स्पर्श से इसे उत्तम कर्म प्राप्त हो, मो युवजू ने कोमल स्वर में कहा। सुंदर युवती के कथन पर जायन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर हल्की मुस्कान के साथ मौन रहकर बालिका ग्रहण की तथा सिर झुकाकर देखा। बालिका का रूप निष्कलंक तथा निर्दोष था। कोमल अंग, गोरा गुलाबी रंग। भले ही वह अभी बहुत छोटी थी, लेकिन जायन को भविष्य की मो युवजू का प्रतिबिंब धुंधला दिख रहा था।
बालिका अभी भी गहरी निद्रा में थी, मधुर मुस्कान के साथ, संभवतः दिन भर खेलने से अत्यधिक थक गई थी। जायन ने नवशिशु की गालों को चिकोटा करने की तीव्र इच्छा को दृढ़ता से दबाया। हल्की आह के साथ उसने स्टोरेज पाउच से धुंधला सफ़ेद जैद लटकन निकाली तथा कोमलता से बालिका के हाथ में रख दी। फिर लटकन सहित बालिका को मोयूवजू को लौटा दिया। यह पासिंग स्पिरिट जैद है। भले ही यह कोई दुर्लभ वस्तु न हो, लेकिन शीतकाल में गर्म तथा ग्रीष्म में शीतल रहता है। इसके अलावा कीड़े उसके निकट आने की हिम्मत न करेंगे। इसे स्मृति चिन्ह के रूप में उसे दे रहा हूँ। कई महायुद्धों के बाद जायन को अनेक युद्ध लूट प्राप्त हुई थी। न केवल विभिन्न जादुई उपकरण बल्कि कुछ दुर्लभ खजाने भी। पासिंग स्पिरिट जैड उनमें से एक था। आज रात्रि के मामलों के विषय में मैं नहीं चाहता कि स्पिरिट बीस्ट पर्वत को ज्ञात हो। तुम दोनों इसे स्वयं ही रखो। जायन ने अचानक सिर उठाया तथा रेनबो संप्रदायाध्यक्ष तथा उसके पुत्र को ठंडी नज़र से देखा। वृद्ध का हृदय भय से कांप उठा तथा वह विनम्र मुद्रा में मौन रहा। जायन ने मौन रहकर रेनबो संप्रदायाध्यक्ष को एक क्षण घूरा। जब उसने वृद्ध के ठंडे पसीने देखे तो मुस्कुराया तथा उसका शरीर धुंधला हो गया, बिना निशान गायब हो गया। वृद्ध स्तब्ध रह गया तो उसे कंधे पर हल्का स्पर्श महसूस हुआ। उसका शरीर कठोर हो गया तथा धीरे से सिर घुमाया। जायन उदासीनता से उसके पीछे खड़ा था। अमर सर का कोई आदेश, ये वृद्ध निश्चय ही पालन करेगा। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष ने भयपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। कुछ नहीं, मैं केवल अभिवादन करना चाहता था। जायन ने शांत अभिव्यक्ति से उत्तर दिया। अभिवादन? वृद्ध आश्चर्यचकित हो गया। जायन के इरादे पुनर्तः न समझ सका, लेकिन शीघ्र ही कुछ स्मरण आया तथा चिंतित होकर अपने शरीर की जांच करने लगा। सौभाग्य से कुछ असामान्य न मिला, इसलिए शांत हो गया। जायन ने अपना डिवाइन विंड बोर्ड निकाला तथा चमक के साथ उसके अंदर प्रकट हो गया। युवक तथा वृद्ध को गहरी नज़र से देखकर जायन ठंडे हंसे तथा सफ़ेद प्रकाश की धारा में उड़ गया। वृद्ध तथा पुत्र मोयूवजू सहित पुनर्तः भ्रमित रह गए। जायन डिवाइन विंड बोर्ड पर उड़ते हुए अनजाने में व्यंग्यपूर्ण हंसा। भले ही वृद्ध ने कहा था कि वह स्पिरिट बीस्ट पर्वत को उसके बारे में न बताएगा, लेकिन जायन ने उसकी अभिव्यक्ति से कुछ गड़बड़ महसूस किया। इसे देखकर जायन ने स्वाभाविक रूप से उस गहन षड्यंत्रकारी को नज़रअंदाज न किया जो उससे वैमनस्य रखता था, भले ही वह सांसारिक हो। इसलिए जब वह उसके पीछे प्रकट हुआ तो गुप्त रूप से कार्य किया तथा स्पर्श के साथ एक बुरोविंग कीड़ा उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ये कीड़ा अत्यंत विचित्र था। यह बारीक बाल जितना सूक्ष्म था तथा नग्न नेत्रों से लगभग अदृश्य, केवल आध्यात्मिक चेतना से पुनर्तः पहचानने योग्य। जैसे ही यह शरीर में प्रवेश करता, धीरे धीरे रक्तवाहिकाओं से रेंगता हुआ अंततः हृदय तक पहुंच जाता। 1-2 वर्ष बाद संक्रमित व्यक्ति को हृदय दर्द तथा अनिद्रा प्रारंभ हो जाती। लक्षण कई मासों में तीव्र होते जाते हैं, जब तक हृदय दर्द उफान पर पहुंचकर मृत्यु न हो जाए। ये साधारण हृदय रोग से मृत्यु जैसा प्रतीत होता। विशेषज्ञ भिक्षु भी पूर्व ज्ञान के बिना कुछ गलत न पाते। चूंकि यह जायन के स्पर्श के इतने लंबे समय बाद होता, इसलिए जायन से कोई संबंध न जोड़ा जाता। यह अनैतिक विचित्र कीड़ा जायन को डेविल दाओ भिक्षु के युद्ध लूट से प्राप्त हुआ था। मूल रूप से उसे इसका ज्ञान न था जब तक किसी ने मूल्यांकन न किया। अब उसके उद्देश्य तथा उपयोग जानकर उसने रेनबो संप्रदायाध्यक्ष पर उपयोग किया। इससे वह मोफैंगवू के प्रति वचन पूर्ण कर सका, बिना मोयूवजू के समक्ष दुष्ट दिखे। जायन स्वयं से अत्यंत प्रसन्न था। जायन को अब परवाह न थी कि वे स्पिरिट बीस्ट पर्वत को सूचित करें कि वह वहां था। आखिरकार उसने पिता पुत्र को जरा भी हानि न पहुंचाई। संभवतः स्पिरिट बीस्ट पर्वत इस छोटे मामले पर उसका पीछा न करेगा। रेनबो संप्रदायाध्यक्ष के पुत्र के विषय में वह ठीक लगता था। जायन आशा करता था कि मोयूवजू उसके साथ सुखी रहे। इस विचार के साथ उसने डिवाइन विंड बोर्ड को जिया युआन सिटी के पश्चिम की ओर उड़ाया। वह क्रुकड सोल की विचित्रता का शीघ्र निपटारा करना चाहता था। भले ही उसे न पता था कि क्रुकड सोल क्या कर रहा था, लेकिन उसे अकेला न छोड़ सकता था। जिया युआन सिटी के पश्चिम में घना वन से भरी ऊंची पर्वत श्रृंखला थी। कहा जाता था कि वहां विषैले सर्प तथा उग्र जंतु घूमते हैं, इसलिए लोग शायद ही वहां जाते। ये संभवतः क्रुकड सोल के विचित्र होने पर वहां भागने का मुख्य कारण था। जायन ने आकाश से घने ढके पर्वत श्रेणी को मौनवांचल किया। लंबे समय बाद उसने स्टोरेज पाउच से सोल गाइडिंग बेल निकाली। उसने हथेली में पकड़कर धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति डाली। थोड़ी देर बाद सोल गाइडिंग बेल हल्के सफ़ेद प्रकाश से चमकी तथा हवा में तैरने लगी। जाओ, छोटी घंटी फेंकने के बाद उसने अन्य हाथ से मंत्र मुद्रा बनाई तथा कोमल आज्ञा दी। सोल गाइडिंग बेल एक क्षण कांपी, फिर स्पष्ट ध्वनि की तथा वेगपूर्वक उड़ी। जायन हल्के मुस्कुराए तथा डिवाइन विंड बोर्ड से पीछा किया। घंटी में निहित क्रुकड सोल के रक्तसार से वह सहजता से क्रुकड सोल का पता लगा सका। स्वाभाविक रूप से यदि घंटी क्रुकड सोल से बहुत दूर होती तो वह असमर्थ होता। यदि क्रुकड सोल 500 किलोमीटर से अधिक दूर होता तो जायन निशक्त होता। लेकिन अब घंटी के प्रतिक्रिया पर जायन प्रसन्न हुआ, जान गया कि क्रुकड सोल निकट छिपा है। छोटी घंटी लगभग 15 किलोमीटर सीधी उड़ी, फिर अचानक उतरी।
इसे देखकर जायन जान गया कि उद्देश्य प्राप्त हो गया तथा हवा में छोटी घंटी पकड़ ली। फिर चमकती छोटी घंटी को नीले प्रकाश की परत से पुनर्तः ढक दिया। सूर्य इर्गू के शब्दों से जायन जानता था कि क्रुकड सोल अब सोल गाइडिंग बेल महसूस कर सकता है। घंटी के आभामंडल को छिपाकर क्रुकड सोल के भागने से बचाया जा सकता था। वह एक छोटे पर्वत की चोटी पर मौन उतरा तथा चारों ओर नजर दौड़ाए। भले ही अंधेरा था लेकिन फाउंडेशन स्थापना भिक्षु होने से जायन धुंधला देख सका। परिणामस्वरूप वह सीधे छोटी घंटी के उतरने की दिशा में गया, चोटी पर विशाल पत्थरों के ढेर में। जायन भूत की भांति शोर रहित चला। जायन के उपायों से अंततः क्रुकड सोल को पुनर्तः अनजान पकड़ लिया। क्रुकड सोल एक विशाल शिला पर पद्मासन में बैठा ऊर्जा शुद्धिकरण कर रहा था। शिला के पीछे छिपकर जायन पूर्ण आश्चर्य से क्रुकड सोल को गुप्त रूप से देख रहा था। जायन को क्रुकड सोल के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की कंपन की रिफाइनमेंट के 5वें या 6ठे स्तर की थी, जिससे जायन स्तब्ध रह गया। जायन स्पष्ट याद करता था कि झांकती मूल रूप से आध्यात्मिक मूल न होने से एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स की साधना न कर सका था। रुको, भले ही झांकती एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स की साधना न कर सका लेकिन इसका अर्थ यह न कि उसके पास कोई आध्यात्मिक मूल न था। केवल वृक्ष गुण आध्यात्मिक मूल न था। क्या झांकती के पास अन्य गुण का आध्यात्मिक मूल था? जायन ने अचानक समझते हुए सोचा। क्या संभावना? डॉक्टर मो ने वास्तव में 2 आध्यात्मिक मूल वाले शिष्य स्वीकार किए, जबकि 10,000 सांसारिकों में एक आध्यात्मिक मूल वाला दुर्लभ होता है। अविश्वास से जायन ने विचार जारी रखा, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। समान गुण आध्यात्मिक मूल न होने से हमारी नियति भिन्न हो गई। यदि मेरे पास वृक्ष गुण आध्यात्मिक मूल न होता तो क्या मैं भी? जायन के हृदय में भय का भाव आया। हालांकि क्रुकड सोल को उपयोगी आधार साधना विधि कैसे प्राप्त हुई? क्या ये? जायन को कुछ स्मरण आया तथा भौं से कुड़ी। उसकी आंखों में द्वेष चमका लेकिन वह मौन रहकर क्रुकड सोल की साधना देखता रहा। भोजन करने के समय बाद क्रुकड सोल ने आंखें खोलीं। वह उठा तथा अंग प्रत्यंग फैलाए। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करती थीं, मानो वास्तविक चेतना हो। लेकिन इसे देखकर जायन का चेहरा और उदास हो गया तथा अभिव्यक्ति में हल्का द्वेष आ गया। आज की प्रगति बुरी नहीं थी। लगता है 4 मासों में मुझे इस शरीर को नियंत्रित करने वाले जादुई उपकरण का भय न रहेगा। क्रुकड सोल प्रसन्नता प्रकट करते हुए बाजू से हिमशीतल आवाज सुनाई दी। लगता है तुम्हें ये शरीर अत्यंत संतोषजनक लग रहा है। कौन है? क्रुकड सोल की अभिव्यक्ति सतर्क हो गई तथा आवाज की दिशा में हेस्टली देखा। इस क्षण जायन हिमशीतल अभिव्यक्ति के साथ छिपाव से बाहर आया। तुम कौन हो? अरे, तुम फाउंडेशन स्थापना भिक्षु हो। क्रुकड सोल को जब जायन की साधना गहराई न समझ आई तो भय प्रकट किया। यही मैं जानना चाहता हूँ। तुमने ये शरीर कब्जा क्यों किया? यह मेरे निकट मित्र का शरीर है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने अधीनस्थ को संभालने को सौंपा था। तुमने इसे इतने वर्षों से कब्जा रखा है, इसलिए मुझे स्पष्टीकरण दो। जायन ने शांतिपूर्वक कहा, ये शरीर तुम्हारा है। क्रुकड सोल ने संदेह प्रकट किया तथा आंखें निरंतर घुमाईं। स्पष्ट था कि उसके मन में कोई चालाक योजना थी। इसे देखकर जायन ठंडे व्यंग्यपूर्ण हंसा। उसने अचानक हाथ पलटा तथा सोल गाइडिंग बेल प्रकट की। तुम क्या कर रहे हो? क्रुकड सोल ने जायन के कार्य को देखते ही भयभीत खरगोश की भांति 10 मीटर पीछे कूद गया, फिर सतर्कता से जायन को घूरा। भले ही उसे पूर्व में सोल गाइडिंग बेल का अस्तित्व महसूस हुआ था लेकिन उसे इसका विशिष्ट रूप ज्ञात न था। उसे ये भी न पता था कि छोटी घंटी उसके शरीर को नियंत्रित करने वाली विशेष जादुई उपकरण है। उसे केवल लगा कि जायन ने कोई जादुई उपकरण निकालकर उसके विरुद्ध कार्य करने को उद्यत है। जायन ने क्रुकड सोल के भय को अनदेखा किया तथा सोल गाइडिंग कंपास को ढकते नीले प्रकाश को बिखुरा दिया। दांग! जायन ने उंगली से घंटी पर थपकी दी तो वह हल्के से बज उठी। ठड! जैसे ही क्रुकड सोल भागने का विचार करने लगा वह पीठ के बल गिर पड़ा। जीवन मूल जादुई उपकरण! तुम्हारे पास इस शरीर का जीवन मूल जादुई उपकरण है। क्रुकड सोल ने भय से चिल्लाया। तुम्हें ज्ञात है तो अच्छा। यदि तुम दुख सहना न चाहते तो अपनी उत्पत्ति का स्पष्टीकरण दो। मुझे अत्यंत जिज्ञासा है, तुम इस शरीर में कैसे प्रवेश कर सके? क्या भिक्षु सांसारिकों के शरीर पर कब्जा न कर सकते? जायन ने शांत अभिव्यक्ति तथा समतल स्वर में पूछा, मानो निकट मित्र से वार्तालाप हो। क्रुकड सोल ने इसे सुनकर अनायास कांपना प्रारंभ कर दिया। भिक्षु जगत में शरीर कब्जा करने वाले भिक्षुओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। भले ही उन्हें दर्शन होते ही संहार न किया जाता लेकिन अनुकूल न माना जाता। जायन के विचित्र व्यवहार से वह व्याकुल हो गया तथा व्यर्थ ही भागने का स्वप्न देखने लगा। दाव मित्र, क्षमा करें। मैं पूर्व में फाउंडेशन स्थापना भिक्षु था लेकिन शत्रु वंश के विरुद्ध युद्ध में शरीर खो दिया। परिणामस्वरूप मुझे ये शरीर कब्जा करना पड़ा। जायन के प्रश्न का उत्तर न देकर वह उठा तथा मुस्कुराते हुए ये स्पष्टीकरण दिया। सचमुच? जायन ने उदासीन टिप्पणी की। वास्तव में फाउंडेशन स्थापना भिक्षु होने की बात सुनकर जायन कुछ आश्चर्यचकित हुआ।
लेकिन क्रुकड सोल जायन के उदासीन रूप से उसके विचार न पढ़ सका, इसलिए भयभीत हो गया तथा हेस्टली याचना करने लगा। भले ही इसकी साधना क्वी कंडेंसेशन के निम्न स्तर पर गिर गई, लेकिन कुछ जादुई उपकरण तथा आत्मिक पत्थर बचे हैं। जब तक दाव मित्र इस मामले का पीछा न करें, मैं उन्हें आपको अर्पित करने को तैयार हूं। उसने विनम्रता से कहा। स्पष्ट था कि जायन के नियंत्रण में होने पर समर्पण ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि जायन ने उसके प्रलोभक शब्दों पर ध्यान न दिया तथा चिंतन के बाद पूछा, क्या तुम सेवन संप्रदायों के भिक्षु हो? जायन का प्रश्न आकस्मिक लग रहा था। उसके ज्ञान के अनुसार यूए राज्य में सेवन संप्रदायों के बाहर फाउंडेशन स्थापना भिक्षु बहुत कम थे। केवल कुछ बड़े भिक्षु कबीले जैसे यान कबीला ही कुछ फाउंडेशन स्थापना भिक्षु रखते थे। सेवन संप्रदाय? हाँ, मैं स्पिरिट बीस्ट पर्वत का भिक्षु हूँ। क्या आप भी सेवन संप्रदायों के भिक्षु हैं? क्रुकड सोल ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन जायन ने उसकी आंखों में भय का भाव देखा जिससे उसे बड़ा संदेह हुआ। तो दाव मित्र स्पिरिट बीस्ट पर्वत के हैं? युवा मिस्ट्रेस हान युनजी का कुशल मंगल है? जायन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हान युनजी, वास्तव में क्षमा चाहूं, ये कई वर्षों से एकांत साधना में था, इसलिए कनिष्ठ शिष्यों का स्मरण नहीं। जायन के प्रश्न पर क्षणिक आश्चर्य के बाद उसने जबरिया हंसकर स्वयं पर व्यंग्य किया। तुम्हें उसका ज्ञान नहीं? तो दाव मित्र कुछ स्मरणीय शिष्यों के नाम बताएं जिन्हें तुम जानते हो। मुझे स्पिरिट बीस्ट पर्वत के अनेक दाव मित्रों का ज्ञान है, हो सकता है मुझे कुछ ज्ञात हो। जायन ने समतल स्वर में निकट प्रश्न जारी रखा। यह क्रुकड सोल कुछ घबरा गया तथा आंखें चारों ओर घुमाने लगा। उसकी अभिव्यक्तियां उसके शब्दों से अधिक सत्य बोल रही थीं। उत्तर न देने पर जायन की अभिव्यक्ति काली तथा शीतल हो गई। दाव मित्र, तुम वास्तव में निराशाजनक हो। तुम अभी भी संकोच कर रहे हो, इसलिए मुझे बाध्य होना पड़ रहा है। जायन ने स्पष्ट कहा। धुंधलेपन में उसका शरीर आगे पीछे चमका। क्रुकड सोल अपनी मूल स्थिति में गतिरहित रहा। हालांकि उसके वक्ष के केंद्र में सोल लॉक तावीज चिपका था जो कार्य करने का कोई अवसर न देता। घबरा कर वह हेस्टली चिल्लाया, दाव मित्र, इसका क्या अर्थ है? हम इसकी बातचीत कर सकते हैं। सांसारिकों पर सोल लॉक तावीज शरीर को पुनर्तः लॉक कर बोलने तक असमर्थ बना देता, लेकिन जादुई शक्ति वाले भिक्षुओं पर इसकी प्रभावशीलता कम होती। कमजोर भिक्षुओं को अचल बनाने के अन्य विधियां थीं, लेकिन बोलने तथा भाव व्यक्त करने योग्य कम थीं। इस क्षण जायन ने उसके चिल्लाहट को अनदेखा किया तथा स्टोरेज पाउच से काला भिक्षापात्र निकाला। प्रकट होते ही भयावह हवा भर गई, जिससे निकट तापमान कई डिग्री गिर गया। शीघ्र ही भिक्षापात्र से भयावह कराह निकली तथा विचित्र काला कोहरा घेर लिया। भूतिया आभामंडल गाढ़ा हो गया। ये हाल ही प्राप्त सोल कांग्रीगेशन बाउल था। एक हाथ से जादुई उपकरण पकड़कर जायन ने क्रुकड सोल को भयावह दृष्टि से देखा तथा निकट गया। क्रुकड सोल विचित्र भिक्षापात्र को घूरता हुआ भ्रमित लग रहा था, लेकिन शीघ्र ही कुछ स्मरण आया तथा अभिव्यक्ति घबरी हुई हो गई। उसने जबरिया कहा, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम आत्मा शुद्धिकरण तकनीक उपयोग करने वाले हो? आत्मा शुद्धिकरण तकनीक शब्द कहते ही उसकी आंखों में अत्यंत भय चमका। आत्मा शुद्धिकरण तकनीक भिक्षु जगत में कुख्यात भयावह जादुई तकनीक थी। कुछ भिक्षु इस दुष्ट तकनीक के भय से मृत्यु शपथ लेते। सभी संप्रदाय तथा बड़े कबीले विशेषज्ञ रखते जो गद्दारों को कठोर दंड देकर उदाहरण स्थापित करते। इसकी क्रूरता से यह कुख्याति प्राप्त हुई। कहा जाता कि इसकी साधक आत्मा निकालकर विशेष जादुई तकनीकों से यातना देते। अफवाह है कि आत्मा पर थोड़ी देर की प्रत्यक्ष यातना दृढ़ इच्छा वालों के लिए भी असहनीय होती। इसके अलावा भिक्षु की आत्मा जितनी मजबूत उतनी अधिक यातना। ये भयावह विवरण भिक्षुओं के चेहरे पीले कर देते। आत्मा शुद्धिकरण तकनीक की अफवाहें भिक्षु जगत भर में फैलीं। सबसे प्रसिद्ध अफवाह ये कि इस तकनीक के साधक आत्मा उपकरण साधते जो उनकी अपनी आत्मा से अविभाज्य होता। केवल ऐसे जादुई उपकरण से ही आत्मा शुद्धिकरण तकनीक पूर्ण उपयोग हो सकती तथा लक्ष्य की आत्मा को मृत्यु से भी बदतर यातना दी जा सकती। बहुत कम भिक्षुओं ने व्यक्तिगत रूप से आत्मा उपकरण देखा, लेकिन कहा जाता कि यह घना भयावह भूतिया आभामंडल उत्सर्जित करता। इसका वर्णन सोल कांग्रीगेशन बाउल से मेल खाता था जो 100 से अधिक भिक्षुओं की आत्माओं को धारण करता था। इस प्रकार भिक्षापात्र के धमकीपूर्ण रूप तथा पूर्व धमकियों से यह व्यक्ति भ्रमित हो गया कि जायन इस आत्मा उपकरण से भयावह आत्मा शुद्धिकरण तकनीक कर सकता है। ऐसा सोचना आश्चर्यजनक न था। आत्मा यातना का चिंतन करने पर सबसे पहले आत्मा शुद्धिकरण तकनीक याद आती। वह कैसे भयभीत न होता। क्रुकड सोल के शब्द सुनकर जायन भावहीन रहा, भले ही आश्चर्य हुआ। वास्तव में जायन ने आत्मा शुद्धिकरण तकनीक से धमकाने का विचार न किया था। वह केवल भिक्षापात्र के अंधेरे शीतलची से उसकी आत्मा को थोड़ी यातना देना चाहता था। लेकिन अब क्रुकड सोल के विश्वास करने पर जायन उसके भ्रम का लाभ उठाने को तैयार था। मैं एक बार पुनः पूछता हूँ, अपनी उत्पत्ति तथा स्पिरिट बीस्ट पर्वत के भिक्षु बनने का कारण बताओ। जायन ने ठंडे स्वर में अपना प्रश्न किया, आत्मा शुद्धिकरण तकनीक उपयोग करने के विषय में उत्तर न देकर।
जायन का अस्पष्ट उत्तर उसे पूर्व अनुमान पर और विश्वास दिला गया। पीड़ित अभिव्यक्ति के साथ उसके होंठ कांपे लेकिन शब्द न निकले। इसे देखकर जायन ने व्यर्थ वार्तालाप न किया। इसके बजाय अज्ञात मंत्र स्पष्ट बुदबुदाने लगा तथा सोल कांग्रीगेशन बाउल को क्रुकड सोल के मुख के निकट ले गया। भिक्षा पात्र के भयावह ची के संबंध में फाउंडेशन स्थापना भिक्षु जायन भी संपर्क पर ठंडा कंपन महसूस करता। क्वी कंडेंसेशन भिक्षु क्रुकड सोल पर इसका प्रभाव कहीं अधिक होता। इस प्रकार भिक्षा पात्र उसके समक्ष रखते ही उसे विचित्र अत्यंत शीतलता महसूस हुई, मानो इस्पात की सुइयां आत्मा की गहराई भेद कर उसे जमाकर कठोर कर रही हों। थोड़ी देर बाद वह दर्द सहन न कर विकृत अभिव्यक्ति से चीखा, इतनी जल्दबाजी मत करो, मैंने अभी कोई जादू उपयोग भी न किया। तब दर्द 100 गुना अधिक होगा। जायन ने अचानक उसके कानों में ये क्षणभंगुर शब्द फुसफुसाए, 100 गुना। क्रुकड सोल ने इसे सुनकर भय से लगभग पागल हो गया। वर्तमान दर्द थोड़ी देर भी सहन न हो रहा। 100 गुना दर्द सहना आत्मा को यातना से विलीन कर देगा। पीड़ा सहने के बाद क्रुकड सोल पुनर्तः निश्चित हो गया कि यह कुख्यात आत्मा शुद्धिकरण तकनीक है। इस प्रकार जब उसने जायन को मंत्र मुद्रा बनाते देखा तो और पीड़ा से बचने हेतु शब्द बदल दिए, दाओ मित्र क्षमा करें, मैं बोलूंगा, कृपया अपना आत्मा उपकरण रखें तथा आत्मा शुद्धिकरण तकनीक उपयोग न करें। भिक्षा पात्र के शीतल ची के प्रवेश से वह कांपता हुआ शब्द दोहरा रहा था। यदि उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा की रक्षा तथा क्रुकड सोल के शरीर की अत्यंत शक्ति न होती तो वह लंबे पहले जम चुका होता। यदि तुम पहले इतने चतुर होते तो थोड़ी पीड़ा बच जाती। जायन ने आकस्मिकता से भिक्षा पात्र रखा तथा बोला मानो क्रुकड सोल ने स्वयं ये बुलाया हो। वास्तव में वह भीतर राहत की सांस ले रहा था। चूंकि वह न बोल रहा था इसलिए जायन ने शीघ्र सोल कांग्रीगेशन बाउल रख दिया। ये भी इसलिए कि जादुई उपकरण को सीधे हाथ में पकड़ने से जायन उसके अंधेरे शीतलची को सहन न कर सका। क्रुकड सोल ने वास्तव में जादुई उपकरण रखते देख गहरी सांस ली। तुम्हें धोखा देने का चिंतन न करना चाहिए। मैं स्वाभाविक रूप से जादुई तकनीकों से तुम्हारे शब्दों की सत्यता जांचूंगा। आशा है तुम इतने मूर्ख न हो कि रहस्य रखोगे, अन्यथा तुम्हारी आत्मा विखुरा दूंगा तथा पुनर्जन्म संभव कर दूंगा। जायन ने हिम से भी शीतल स्वर में कहा। अभी पीड़ा सहने के बाद क्रुकड सोल अनायास कांपा तथा उन शब्दों को सुनकर उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप हो गई। मैं हूं, तुम्हें स्वतंत्र भिक्षु कहने से परहेज करना चाहिए, अन्यथा मुझे तुम पर संदेह होगा। जायन ने भावशून्य होकर उसे बीच में टोक दिया। क्रुकड सोल ने कड़वी हंसी हंसी। लगता था कि वह अभी भी अस्वीकार न कर पाने के कारण ऐसा ही कहने को सोच रहा था। थोड़े संकोच के बाद उसने निराशापूर्ण ढंग से कहा, दाओ मित्र के संदेह के अनुसार ही है। इसकी पहचान असामान्य है, ये युए राज्य का निवासी नहीं, तुम हमारे युए राज्य के नहीं हो। इसे सुनकर जायन के मुख पर हृदय के आघात का थोड़ा भाग प्रकट हो गया। मैं वास्तव में तियानदो राज्य के नियंत्रण आत्मा संप्रदाय का भिक्षु था। क्रुकड सोल ने धीरे धीरे कहा, डेविल दाओ का नियंत्रण आत्मा संप्रदाय। जायन अपनी आंखें सिकोड़ न सका तथा तलवार सी तीखी दृष्टि से उसे घूरा। सही है, मैं कई वर्ष पूर्व यहाँ आया था, लेकिन अपेक्षा न थी कि तुम्हारे देश के किसी भिक्षु ने मेरे रहस्यमय शरीर को नष्ट कर मुझे इस अवस्था में पहुंचा दिया। क्रुकड सोल ने अपने शरीर के विनाश की बात पर असहाय अभिव्यक्ति की। विचार के एक क्षण बाद जायन ने भौहें चढ़ाई तथा पूछा, तुम्हारा शरीर 6 वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हुआ था। जायन का स्वर शांत होने से क्रुकड सोल उसके हित को न भांप सका। उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, सटीक। इस शरीर पर कब्जा करने के बाद तुम्हें वापस लौटने का ख्याल न आया। जायन ने शांतिपूर्वक पूछा, इसका निश्चय ही इरादा था, लेकिन दाओ मित्र को हमरे डेविल दाओ के बारे में ज्यादा ज्ञान न प्रतीत होता। क्रुकड सोल का चेहरा असहाय बना रहा। क्या समस्या थी? भले ही मुझे डेविल दाओ के बारे में थोड़ी जानकारी है, लेकिन वे केवल अफवाहों के टुकड़े मात्र हैं। जायन ने खुलकर स्वीकार किया, हमारा डेविल दाओ शक्ति को सत्य मानता है तथा कमजोर को मजबूत का शिकार। केवल शक्ति से ही अधिकार भोगा जा सकता है। मूल रूप से नियंत्रण आत्मा संप्रदाय में मेरा पद निम्न न था। मेरे पास कोमल सुंदर दाओ साथी तथा कुछ आज्ञाकारी शिष्य थे, लेकिन अब साधना बहुत गिर चुकी है, इसलिए वापसी पर वे चीजें मेरी न रहेंगी। मेरा पद शिष्यों द्वारा ललचाया जाएगा तथा गुप्त षड्यंत्र से गिर जाएगा। क्रुकड सोल ने ठंडी हंसी के साथ व्याख्या की। इसे सुनकर जायन ने भौहें सिकुड़ी तथा मौन धारण कर लिया। क्रुकड सोल जारी रहा, इसकी साधना इस शरीर कब्जाने से इस स्तर पर पहुंची। इस प्रकार इस पर विश्वास है कि 40 वर्षों में साधना पुनर्स्थापित हो जाएगी तथा खुलकर वापसी संभव होगी। क्या दाओ मित्र को लगा कि मैं इस निर्जन स्थान पर रहना चाहता जहां पक्षी भी मल त्यागने न जाते? तुम्हारी बात से लगता है कि जिया युआन सिटी के आसपास छिपते हुए तुम्हें कोई अन्य भिक्षु न मिला। कोई नहीं, दाओ मित्र इस शरीर कब्जाने के बाद युए राज्य का पहला भिक्षु है जिसे मैंने देखा। उसने अस्वस्थ अभिव्यक्ति के साथ कहा, तो प्रारंभ में तुमने स्पिरिट बीस्ट पर्वत के भिक्षु बनने का क्यों प्रयास किया? जायन ने घनिष्ठ जिरह जारी रखी। मुझे लगा कि दाओ मित्र सेवन संप्रदायों के भिक्षु हैं तथा स्वयं को हानि में न डालूं।
क्रुकड सोल ने चमकदार आश्वासन दिया। इसे सुनकर जायन अचानक मुस्कुराया। क्या यही सत्य है? जायन ने सौम्यता से पूछा। हालांकि उसकी सौम्यता से क्रुकड सोल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सही है। क्या दाव मित्र को कोई असंतोष है? उसने अस्वस्थ अभिव्यक्ति के साथ सतर्कता से पूछा। मैंने पूर्व में सुना था कि 7 अंश सत्य तथा 3 अंश असत्य वाले शब्दों से धोखा देना सबसे आसान है। आश्चर्य है कि तुम्हारे अभी बताए कथनों में कितना सत्य है, जायन ने धीरे से कहा तथा उसे घूरा। हे, दाव मित्र का संदेह अत्यधिक प्रबल है। मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। क्रुकड सोल स्पष्टतः व्याकुल था, लेकिन सत्य बोलने के परिणाम सोचकर वह साहपूर्वक अपना धरातल बनाए रखा। मैं पहले कुछ बातें कहूँ। तुम्हारा डेविल दाव पहले ही हमारे युए राज्य पर आक्रमण कर चुका है। इस प्रकार हम शत्रु हैं, इसलिए अब मुझे तुम्हारे रहस्यों की यातना करने की इच्छा न है। मैं केवल तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा तथा समय बचाऊंगा। जायन ने शांत अभिव्यक्ति के साथ भयंकर ढंग से कहा। हाल पीड़ा सहने से क्रुकड सोल का रंग उड़ गया। तुम्हारे युए राज्य पर आक्रमण? ये कैसे संभव? समय स्पष्टतः मेल नहीं खाता। क्षण भर में उसके पीले मुखारविंद्य पर पश्चाताप की अभिव्यक्ति आ गई। जायन आघातित महसूस हुआ। तुम्हें इसकी जानकारी थी? लगता है मैंने तुम्हें वास्तव में कम आंका। भले ही नियंत्रण आत्मा संप्रदाय में तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो, लेकिन वर्तमान में तुम कोई रिफाइनमेंट भिक्षु मात्र हो। मुझे क्रूर होने का दोष न दो। जायन ने धीरे से नेत्र सिकोड़कर भयावह अभिव्यक्ति के साथ कहा। जायन ने हथेली पलटी तो सोल कांग्रीगेशन बाउल पुनः प्रकट हुआ। उसका घना शीतलची तुरंत वातावरण भर गया। लेकिन अगला घटनाक्रम जायन को स्तब्ध करने वाला था। क्रुकड सोल ने कोई भय न दिखाया तथा विचित्र अभिव्यक्ति से भिक्षापात्र को घूरा, जिससे जायन अस्वस्थ महसूस करने लगा। जायन आत्मा शुद्धिकरण तकनीक उपयोग न कर सका, वह केवल धमकी हेतु उपयोग कर रहा था। यदि क्रुकड सोल सच्चे मन से मरना चाहता तो जायन केवल देख सकता उसके साथ शरीर सहित नष्ट होते हुए। उसके पास गुप्त रक्त बलि तकनीकों में कुछ आत्मा निकालने के मंत्र थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसने उनका अभ्यास न्यूनतम भी न किया था। जैसे ही जायन ने सोचा, क्रुकड सोल ने लंबी सांस ली, फिर कहा, मेरे पास कुछ रहस्य हैं। ये तुम्हारे सेवन संप्रदायों के जीवन मृत्यु से गहरा संबंध रखता है। हालांकि रहस्य बताने के बाद मुझे क्षमा करने की क्या गारंटी? हो सकता है तुम मुझे मारकर आत्मा शुद्धिकरण कर दो। आत्मा शुद्धिकरण शब्द कहते ही वह अनायास सिकुड़ गया। क्रुकड सोल के गंभीर कथन सुनकर जायन ने नाक रगड़ी तथा भिक्षापात्र पुनः रख दिया। तुम्हें क्या गारंटी चाहिए? यदि युक्तियुक्त हो तो मैं विचार करूंगा। जायन ने उदासीनता से उत्तर दिया, मानो रहस्य महत्वपूर्ण न हो। साधारण शपथ पर भरोसा न कर सकता, लेकिन मेरे ज्ञान अनुसार आत्मा शुद्धिकरण तकनीक साधक अपने आत्मा उपकरण से निषिद्ध शपथ ले सकते। यदि तोड़ें तो आत्मा शुद्धिकरण तकनीक प्रतिक्रिया कर उन्हें वध कर देगी। चलो, सहमत? जायन ने न्यूनतम संकोच से स्वीकार किया, हृदय में ठंडे हंसे। उसके बाद जायन ने सोल कांग्रीगेशन बाउल निकाला तथा क्रुकड सोल के शब्दों अनुसार मृत्यु प्रतिज्ञा की। जायन को इतनी सहजता से शपथ लेते देख क्रुकड सोल संदेहग्रस्त हो गया तथा हल्का कुछ गलत महसूस हुआ। मैंने तुम्हारी मृत्यु प्रतिज्ञा ली, क्या अन्य शर्तें हैं? जायन ने क्रुकड सोल के संदेहों को कठोरता से काटा, जानबूझकर असंतोष दिखाया। निश्चय ही नहीं, लोभी का क्या होता है ये जानता हूँ। हालांकि रहस्य उजागर करने से पूर्व दाव मित्र पहले हमरे डेविल दाव तथा तुम्हारे सेवन संप्रदायों की वर्तमान स्थिति बताएं, क्योंकि मुझे संदेह है कि यह सूचना अप्रचलित तो नहीं। क्रुकड सोल क्षणिक विचलित हुआ, फिर विशाल मुस्कान से व्याख्या की। जायन ने हल्का संकोच दिखाया, फिर धीरे से सेवन संप्रदायों तथा डेविल दाव की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया। क्रुकड सोल ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन 1 मास बाद होने वाले महायुद्ध की बात सुनकर उसके मुख पर हल्की व्यंग्य मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर निकट निगाह रखने वाले जायन ने इसे स्पष्ट देखा। जायन के समापन पर फिर भी उस हमले में कई भिक्षु मारे गए, जिनमें 2 कोर फॉर्मेशन भिक्षु भी शामिल थे। स्पिरिट बीस्ट पर्वत को छिपाने हेतु इतनी हानि लेना अविश्वसनीय है। जायन ने भौहें सिकुड़ी, आसानी से विश्वास न करने को इच्छुक न था। यदि कोर फॉर्मेशन भिक्षु न मरते तो अन्य 6 संप्रदाय कैसे विश्वास करते? इसके अलावा क्या तुम्हें वाकई विश्वास है कि वे 2 कोर फॉर्मेशन भिक्षु वास्तविक थे? क्रुकड सोल ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी। तुम्हारा तात्पर्य? जायन ने आश्चर्य से क्रुकड सोल को घूरा। मेरे ज्ञान अनुसार हमरे डेविल दाव संप्रदायों के पास 2-3 निश्चित तकनीकें हैं जो फाउंडेशन स्थापना भिक्षु की साधना को बलपूर्वक कोर फॉर्मेशन के निकट पहुंचाती हैं। स्वाभाविक रूप से इन तकनीकों में बड़े दोष हैं तथा एक भिक्षु पर मूलतः एक बार ही उपयोग हो सकती, उपयोग के बाद नाड़ी फटने से मृत्यु निश्चित तथा प्रज्वलित साधना की अवधि अत्यंत संक्षिप्त होती। हालांकि ये सेवन संप्रदायों को एक युद्ध हेतु धोखा देने हेतु पर्याप्त होती। जायन मौन हो गया तथा अधिकांशतः विश्वास कर लिया। इस विचार से स्पिरिट बीस्ट पर्वत 6 डेविल दाव संप्रदायों तथा सेवन संप्रदायों सहित उनके सहयोगियों के टकराव के दौरान उचित क्षण पर प्रहार कर सेवन संप्रदायों की व्यवस्थित संरचनाओं को आसानी से ध्वस्त कर सकता।
संरचनाएं भंग होने पर सेवन संप्रदाय तथा सहयोगी निर्बल होकर डेविल दाव का शिकार हो जाते। भले ही तुम्हारी बात सत्य हो, निर्णायक युद्ध का समय अभी न आया। यदि मैं रिपोर्ट करूं तो क्या युद्ध का मार्ग न बदल दूंगा? मैं भागने क्यों चाहूंगा? स्वयं से बुदबुदाने के बाद जायन ने संदेह से पूछा, क्या तुम्हें वाकई विश्वास है कि हमरा डेविल दाव सहमति के समय पर प्रहार करेगा? मूल योजनानुसार यह घोषणा विरोधियों को भ्रमित करने तथा तैयारियों में असुरक्षित छोड़ने हेतु थी। भले ही मुझे विवरण ज्ञात न हो, लेकिन अनुमान है कि कुछ दिनों में हमरा डेविल दाव मुख्य कैंप पर आकस्मिक हमला करेगा। वह क्षण होगा जब सेवन संप्रदाय सबसे शिथिल होंगे तथा सहायता दल दूर। क्या दाव मित्र को वाकई विश्वास है कि तुम्हारी सूचना समय पर पहुंचेगी तथा उच्च पदस्थ तुम पर विश्वास करेंगे? क्रुकड सोल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवन संप्रदायों पर आने वाली विपदा का आनंद लेते हुए। जायन की शांत अभिव्यक्ति अंततः बंद हो गई, हृदय में चिंता हुई। यदि सेवन संप्रदाय वास्तव में पराजित होते तो उसके आने वाले दिन आसान न होंगे। उसे डेविल दाव के पीछा से बचने हेतु विदेशी देशों में भ्रमण करना पड़ता। एकमात्र अन्य विकल्प प्राचीन परिवहन संरचना की मरम्मत कर विदेशी भूमि में नई साधना जीवन प्रारंभ करना होता। तुम्हें डेविल दाव की योजनाओं का पूर्ण ज्ञान प्रतीत होता। लगता है तुम्हारा दर्जा वाकई उच्च था। चिंता न करो, मुझे तुम्हारी वास्तविक पहचान जानने में रुचि न है। हालांकि क्या इसके कोई प्रमाण हैं? केवल शब्दों से मुझे पुनर्तः विश्वास करने की अपेक्षा न करो न। विचार के क्षण बाद जायन ने गंभीरता से पूछा। जायन का प्रश्न नियंत्रण आत्मा भिक्षु को क्षणिक स्तब्ध कर गया। आत्मविश्वास के क्षण में मैंने शरीर खो दिया। क्या दाव मित्र को लगता है कि कोई प्रमाण बचा होगा? यदि दाव मित्र को धैर्य हो तो कुछ दिनों प्रतीक्षा करें युद्ध परिणाम सुनने को। क्रुकड सोल ने कड़वी हंसी हंसकर उत्तर दिया, मानो इससे उसका कोई संबंध न हो। जायन ने ठंडी हंसी से प्रतिक्रिया दी, शरीर रहित होकर तुम्हारी आत्मा किसी प्रकार भागी। हालांकि तुम जीवित हो तथा जादुई उपकरण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं पुनः प्राप्त कर ली, निश्चय ही ऐसे प्रमाण भी प्राप्त किए होंगे। जायन ने शीतलता से कहा। विषय की जड़ पर प्रहार कर क्रुकड सोल की कड़वी मुस्कान जम गई। हे, लगता है दाव मित्र से इसे छिपा न सका। हाँ, मेरे पास स्पिरिट बीस्ट पर्वत तथा मेरे संप्रदाय के बीच कुछ गुप्त पत्र हैं। वास्तव में कई वर्ष पूर्व मैं यूए राज्य में सूचना प्रवाह का प्रभारी था, लेकिन अपेक्षा न थी। जायन के उजागर करने पर क्रुकड सोल ने हल्की शर्मसारी दिखाई। उसके स्वीकार पर जायन भीतर आह भरा। ये व्यक्ति आश्चर्यजनक ढंग से चतुर था। लगता था अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसे उसकी आयु भी ज्ञात न थी। इसे कहाँ रखा? जायन ने स्पष्ट प्रश्न किया तथा क्रुकड सोल के शरीर पर नजर दौड़ाई। जैद स्लिप पत्र मेरे स्टोरेज पाउच में हैं। मैंने इसे निकट गुफा में रखा। क्या मैं दाव मित्र को ले चलूं? क्रुकड सोल सहयोगी, प्रतीत हुआ तुम्हारे पास तत्काल न है। जायन की दृष्टि संदेह से चमकी। जैसा ज्ञात है, ये शरीर पुनर्जीवित लाश है। भले ही यह सांसारिकों से कहीं श्रेष्ठ हो, लेकिन अधिकांश इंद्रियां खो चुकी हैं। इसलिए भय था कि लापरवाही के किसी अज्ञात क्षण में स्टोरेज पाउच खो दूं। इसी कारण मैंने इसे अपने निवास पर छोड़ा। क्रुकड सोल ने कठिनाई से व्याख्या की, जिससे जायन को कुछ गड़बड़ लगा। जायन मौन रहा तथा उसके शरीर की सावधानीपूर्वक तलाशी ली, लेकिन हाथ खाली रहा। फिर हिमशीतल स्वर में पूछा, गुफा कहाँ है? मैं जाकर लूंगा। जायन की अत्यधिक सतर्कता देख क्रुकड सोल उदास होकर उसका स्थान बता सका। जायन ने सिर हिलाया तथा प्रस्थान को मुड़ा, लेकिन अचानक कुछ स्मरण आया तो पलटा तथा पूछा, तुम इस लाश में कैसे प्रवेश किए? भले ही आत्माहीन होने से शरीर कब्जा आसान होता, लेकिन ये भिक्षु का शरीर तो नहीं। जायन को वास्तविक जिज्ञासा थी। मुझे नहीं ज्ञात। उसके उत्तर से जायन का चेहरा उदास हो गया, लेकिन जायन के बोलने से पूर्व क्रुकड सोल ने हेस्टली व्याख्या की, मुझे वाकई नहीं ज्ञात क्यों। उस समय मैंने घायल शरीर जिया युआन सिटी तक घसीटा तथा मृत्यु द्वार पर था। मैं केवल हताशा में आत्मा बाहर निकाली तथा चारों ओर भिक्षु कब्जा करने को खोजा। हालांकि निकट कहीं भिक्षु न मिला। जैसे ही आशा त्यागने को था, मुझे यह आत्माहीन लाश मिली। हताशा में मैंने इसके शरीर में प्रवेश का प्रयास किया। मेरी अपेक्षाओं के विरुद्ध मैं आश्चर्यचकित हो गया कि सफल हो गया। नियंत्रण आत्मा संप्रदाय भिक्षु भी इससे अविश्वासी प्रतीत हुआ। जायन मौन रहा तथा उसे एक क्षण घूरा। अचानक क्रुकड सोल की ओर बढ़ा तथा उसके शरीर पर 2 अतिरिक्त सोल लॉक तावीज चिपकाए, फिर अंधकार में गायब हो गया। क्रुकड सोल कड़वी अभिव्यक्ति के साथ पीछे रह गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जायन विचित्र चमकली आंखों से लौटा। दिए निर्देशों से जायन सहजता से गुफा खोज ली। ये बहुत बड़ी न प्रतीत हुई। हाथ लहराने से स्टोरेज पाउच से चंद्रमा पत्थर उड़ा। उसके सिर के ऊपर तैरते हुए चंद्रमा पत्थर ने आसपास प्रकाशित किया। फिर उसने अंधेरी गुफा में झांका तथा विचार किया, फिर सफ़ेद शलाक शील तथा कछुआ शेल निकाला। 2 जादुई उपकरणों से आगे ढककर वह सावधानी से अंदर गया। जायन की अपेक्षा अनुसार गुफा बड़ी न थी। लगभग 25 मीटर चलने पर गुफा भित्ति ने मार्ग रोका, संभावित अंत। जायन ने तीक्ष्ण दृष्टि घुमाई, लेकिन कुछ विचित्र न मिला। फिर सिर नीचा कर भूमि देखी।
क्रुकड सोल के अनुसार स्टोरेज पाउच नीले पत्थर के नीचे दबा होना चाहिए तथा आसानी से मिलना चाहिए। वैसा ही लगभग 6 मीटर दूर 1 मीटर ऊंचा काला पत्थर जैसा टुकड़ा मिला। अधिक विचार न करते हुए वह कई कदम आगे बढ़ा तथा चंद्रमा पत्थर के कोमल प्रकाश में निकट से जांचा। जायन आश्चर्य से सांस बाहर निकाल दी। ये पत्थर न था, स्पष्टतः ये बड़ी हड्डियों की राशि थी, सड़ते मांस के चिन्ह वाली हड्डियां जो हल्की रक्तगंध उत्सर्जित कर रही थीं। आश्चर्य से उबरने पर ज्ञात हुआ कि हड्डियां बाघ तथा तेंदुए जैसे उग्र शिकारियों की थी तथा दांत चिन्हों के चिन्ह थे, मानो कुछ उन्हें काट रहा हो। इसे देखकर जायन विचारमग्न हुआ, फिर भीतर चिल्लाया, बुरा। वह हेस्टली गुफा से बाहर मुड़ा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। कोई काला छाया अज्ञात स्थान से दौड़ी तथा जायन के सफेद शलाक शील्ड पर जोर से टकराए। अचानक प्रबल बल से उसे उछाल दिया गया तथा गुफा भित्ति से जोरदार ठोकर खाए। भले ही ढाल था, लेकिन दर्द से वह बेहोश होने को था। यह क्या राक्षस है? जायन ने क्रोधपूर्ण आलोम से तीव्र दर्द में सोचा, लेकिन गुफा भित्ति से गिरने से पूर्व ही छाया पुनः उस पर झपटी। जायन भयभीत हो प्रतिक्रिया की। हेस्टली दोनों रक्षात्मक जादुई उपकरण आगे रखे। दांग, स्पष्ट ध्वनि से जायन आश्चर्यचकित हुआ। इस बार प्रहार में अधिक बल न था। बांग, हालांकि सफेद शलाक शील्ड समान रूप से 2 टुकड़ों में विभक्त होकर भूमि पर गिर गई। जायन भय से जीभ काटने को हुआ। अविश्वसनीय, वह राक्षस वास्तव में उसके सफेद शलाक शील्ड को 2 भागों में चीर सका।